अध्याय 371 हुयू आर कंप्यूटर लाल और नीला, दो रंग, खिलते हुए चाप और चमकती हुई गड़गड़ाहट, शुद्ध ऊर्जा के साथ रेखांकित दो सितारा मेचा सितारों के सामने प्रदर्शित होते हैं। 10 मीटर ऊंची इसकी आकृति बहुत अचानक नहीं है। आजकल 7 टावर्स फेडरेशन में मेचा तेजी से विकसित हो रहे हैं और कठपुतलियों की जगह पूरी तरह से लेने लगे हैं। मेचा का उपयोग जीवन के सभी क्षेत्रों में किया जाता है। कुछ लोगों ने तो ये भी प्रस्ताव दिया है कि कठपुतली क्षेत्र का नाम बदलकर मेचा क्षेत्र कर दिया जाए। वर्तमान में सबसे बड़ा मेचा एक हवाई जहाज के आकार का है, जो पृथ्वी पर एक विमान वाहक के बराबर है, और इसे युद्ध किला कहा जा सकता है। इसलिए स्टॉर्स मेचा, जो केवल 10 मीटर ऊंचा है, तुलना में काफी नाजुक और कॉम्पैक्ट दिखता है और यह खूबसूरती से चमकता है। सीधे शब्दों में कहें तो स्टार मेचा के केवल दो ही कार्य हैं। ड्यूक ने खुद को चमकती हुई चापों के साथ दो मेचा के समानांतर रखते हुए थोड़ा ऊपर उठाया। आवाज हर श्रोता के कानों तक सहजता से पहुंची। एक है रूप रखरखाव, जिसे इसमें एकीकृत बुद्धिमान मस्तिष्क द्वारा नियंत्रित किया जाता है। स्टार मेचा का रूप सिमुलेशन और विरूपण संचालन केवल बुद्धिमान मस्तिष्क के साथ संचार करके ही पूरा किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में, स्टार मेचा का कोई निश्चित आकार नहीं है और चालक इसे अपनी इच्छानुसार किसी भी रूप में बदल सकता है। कुछ देर रुकने और सबको अपनी बात समझने का समय देने के बाद ड्यूक ने आगे कहा, एक और काम है स्टार मेचा की असली शक्ति। ये सितारों की शक्ति को बढ़ा सकता है और नियमों की शक्ति की प्रतिध्वनि का उपयोग करके अधिकतम 100 गुना शक्ति का प्रयोग कर सकता है। कहा। ड्यूक ने अपनी उंगलियां चटकाई, घूमा और दोनों मेचाओं से कहा, 11 डग्स, चलो अब तुम्हारा प्रदर्शन शुरू करते हैं। नीले मेचा से 11 की आवाज आई, तो चेयरमैन और सभी लोग, चलो उत्तरी जलदमरूमध्य में चलते हैं, जहां हम अपनी मुठ्ठियां खोल सकते हैं और स्टार मेचा की धार का पूरा प्रदर्शन कर सकते हैं। हाँ, मैंने लंबे समय से उत्तरी जलदमरूमध्य में ठंडी हवा का अनुभव नहीं किया है। डोगस की हंसी लाल मेचा से आए। उनका जन्म उत्तरी जलदमरूमध्य के पार बर्फ और हिम साम्राज्य के सामने उत्तर के कपकपी वाले क्षेत्र में हुआ था। मूलतः आइस एंड स्नो किंगडम में 7 टावर्स फेडरेशन द्वारा घुसपैठ की गई है, जैसा कि ब्रोकन आइस के ग्रैंड डची ने किया है। इसलिए इस बात की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है कि इस बार स्टार मेचा का प्रदर्शन लीक हो जाएगा, अन्य देशों की सतर्कता को जगाएगा और इस प्रकार एकीकरण की संभावना को नष्ट कर देगा। वेल द्वीप पर गोलाकार आवरण खुल गया, जिससे 2 स्टार मेचास प्रकट हुए, एक लाल और एक नीला, अपने हाथ की एक सरल लहर के साथ। 7 रिंग निषिद्ध तकनीक लॉन्गविन 10,000 माइल्स डाली गई थी। फिर वो पवित्र शहर ओफा से बाहर निकलकर उत्तरी जलदमरूमध्य की ओर बढ़ गया। ड्यूक ने धीरे से अपना हाथ हिलाया, चलो सब लोग इसका अनुसरण करें, शो देखने में समय बर्बाद न करें। ऐसा कहने के बाद उन्होंने सभी रहस्यमय प्रक्षेप पथों को समझ लिया, 1 महीने से अधिक समय पहले छोड़े गए नोट को ढूंढ लिया और मोबियस रिंग का निर्माण किया। अगले ही पल उत्तरी जलदमरूमध्य के ऊपर आकाश में लोग पहले ही दिखाई दे चुके हैं। कई अन्य सितारे जिन्होंने स्टार मेचा के विकास में भाग लिया और पहले से जानते थे कि उत्तरी जलदमरूमध्य एक परीक्षण स्थल बन जाएगा, उन्होंने बारीकी से पीछा किया और मोबियस रिंग की मदद से एक के बाद एक यहां पहुंचे। ड्यूक के चारों ओर झुंड बना लिया। जहां तक अन्य तारों का प्रश्न है, जिन्होंने स्टार मेचा के विकास में भाग नहीं लिया था, उनके पास कोई रहस्यमय प्रक्षेप पथ नोड उपलब्ध नहीं था और वे अपने मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए केवल निषिद्ध मंत्रों का ही उपयोग कर सकते थे। मुझे डर है कि उन्हें आने में कुछ समय लगेगा, रोडलेस फेयू ने मुस्कुराते हुए कहा। एक नवागंतुक वीयू के रूप में वह स्टॉर्स मेचा R&D टीम का मुख्य बल है, विशेष रूप से इंटेलिजेंट ब्रेन और स्टॉर्स मेचा का एकीकरण, जिसे मूल रूप से उसके द्वारा बढ़ावा दिया जाता है। इसमें गहन जीवन क्षेत्र प्रौद्योगिकियां शामिल हैं। खाली समय खाली ही रहता है, क्यों न हम सब एक शर्त लगा लें कि उत्तरी जलदमरूमध्य में सबसे पहले कौन पहुंचेगा, 11 या डॉग। इंस्टीट्यूट ऑफ डिवाइन सिन के डीन जोसेफ ने बस एक शर्त लगाने का सुझाव दिया, हम में से हर कोई कुछ शर्त लगाए। बेबी, लाल पर शर्त लगाओ, नीले पर शर्त लगाओ, और जब समय आएगा तो विजेता बराबर बराबर बांट लेगा। यह अवरुद्ध है। मुझे लगता है कि ब्लू मेचा 11 सबसे पहले पहुंचेगा। शॉन, अवलोकन टावर के कार्यकारी निदेशक, गठन संकलन समिति के निदेशक और गठन के क्षेत्र में एक भविष्यवक्ता, ने पहले जवाब दिया, जब आप बाहर जाते हैं तो जल्दी करें। मैं अपने बच्चे को अपने साथ नहीं लाया, मेरे शरीर पर। ठीक है, मैं शर्त के रूप में गुआंगसिन समूह के शेयरों का 1000वां हिस्सा निकालूंगा। हाँ, निर्देशक जियाओन की शर्त थोड़ी बड़ी है, सितारों में से एक ने हंसते हुए कहा। गुआंगसिन ग्रुप पहले से ही 7 टावर्स फेडरेशन की शीर्ष 10 कंपनियों में से एक है और एक शेयर का 1000वां हिस्सा एक अथाह आसमानी कीमत है। शॉन के नेतृत्व में सितारों को भी पता है कि उन्हें पीछे रखने के लिए किन खजानों का उपयोग करना है। आर्टिफैक्ट कास्टिंग सामग्री के लिए मैंने नियमों के इस टुकड़े को खोजने से पहले पृथ्वी पर कई निशान खोजे, जिसमें एक नियम की शक्ति है। रॉडलेस फेयू ने एक क्रिस्टल टुकड़ा जैसी वस्तु निकाली और उसे हिलाया। ये संभवतः एक सुपर सेकंड रिंग आर्टिफैक्ट बना सकता है।
जब ड्यूक ने ये देखा तो उसकी आंखें चमक उठीं। उसकी कलाकृति अभी तक नहीं बनी है और वह कलाकृति कास्टिंग सामग्री एकत्र कर रहा है। इस टुकड़े के नियम के अनुसार जितना अधिक उतना बेहतर, ताकि वह तब तक उच्च गुणवत्ता वाली कलाकृतियां बना सके। जब सितारों ने एक एक करके अपने दांव लगा दिए तो ड्यूक ने कुछ देर सोचा और एक क्रिस्टल बॉल निकाली। मैंने लाल मेचा डॉग्स पर दांव लगाया है, जो कीटों के महासागर युग की एक प्राचीन आत्मा है। प्राचीन आत्मा? डीन जोसेफ ने एक नज़र डाली और पूछा, क्या ये थोड़ा घटिया नहीं है? भले ही वह महासागर युग से प्राचीन आत्मा अब कम आपूर्ति में है, फिर भी यह फ्रैगमेंट रोल्स जैसे खजानों से बहुत कमतर है। इस स्तर पर बुद्धिमान मस्तिष्क के जन्म के साथ ही बाजार में प्राचीन आत्माओं की आपूर्ति तुरंत कम हो गई और वम महासागर युग की प्राचीन आत्माएं और भी दुर्लभ हो गईं। हालांकि ये चीज़ कितनी भी दुर्लभ क्यों न हो, यह आखिरकार एक प्राचीन आत्मा ही है। ड्यूक खांसते हुए बोला, कीटों के महासागर युग की एक प्राचीन आत्मा पर्याप्त नहीं है, इसलिए मैं एक और जोड़ूंगा। क्या ये पर्याप्त है? बोलते हुए उसने एक और क्रिस्टल बॉल निकाली। सीन ने किनारे से चिल्लाकर कहा, मिस्टर जनरल सिमो, एक और 3 निश्चित रूप से पर्याप्त हैं। हाँ, कीटों के महासागर युग की 3 प्राचीन आत्माओं को बमुश्किल एक बड़ा खजाना माना जा सकता है। महाराज, ड्यूक, आपके पास पैसे की कमी तो नहीं होगी, है ना? भीड़ की हूटिंग का सामना करते हुए ड्यूक के चेहरे पर थोड़ी पीड़ा दिखी, लेकिन वास्तव में उसके दिल में कोई उतार चढ़ाव नहीं था। उसने सीधे तीसरी क्रिस्टल बॉल निकाली और कहा, तो 3 ही काफ़ी होंगे। जंगल महाद्वीप में अधिकांश आध्यात्मिक स्रोत विकसित हो चुके हैं और प्राचीन आत्माएं तेजी से दुर्लभ होती जा रही हैं। हालांकि वह दुनिया भर में यात्रा कर सकता है और आध्यात्मिक तारे, रक्त तारे और वायु तारे पर आध्यात्मिक झरनों का खनन इच्छानुसार किया जा सकता है। वह जितनी चाहे उतनी प्राचीन आत्माएं प्राप्त कर सकता है। इसलिए महासागर युग की 3 प्राचीन आत्माएं उसके लिए बाल्टी में एक बूंद के समान थीं। ठंडी हवा में सांस लेने वाले उत्तरी जलदमरूमध्य के ठीक ऊपर 20 से अधिक तारे लाल और नीले मेचा के आगमन की प्रतीक्षा में प्रस्थान के लिए तैयार थे। कुछ समय बाद ड्यूक ने फिर हंसते हुए कहा, रियायत, रियायत, सभी को, डोगस लाल मेचा के साथ यहाँ है। चलो पहले 3 प्राचीन आत्माओं को वापस लाते हैं। ठीक है, मैं पहले लूट का सामान चुनूंगा। आपको कोई आपत्ति नहीं है? ठीक है, मैं इस टूटे हुए नियम को चुनूंगा। कलाकृति के लिए एक और सामग्री है और मैं अच्छे मूड में हूँ। रोडेलिस फेयू, जिन्होंने खंड नियम प्रदान किए थे, उदास दिखे। मेरी दूसरी कलाकृति अभी तक नहीं मिली है और सामग्री पहले ही खो गई है। फिर उसने गुस्से से कहा, ये 11 बहुत धीमा है। जब मैं मुड़ता हूं तो मुझे उसे पानी पिलाना पड़ता है। एक भोजन क्रोध को शांत नहीं कर सकता, कम से कम 10 भोजन तो कर ही सकते हैं। शर्त हारने वाले सभी सितारों ने एलिवन की निंदा की, जो अभी तक नहीं आया था। एक्सू, लाल मेचा तेज हवा के साथ उत्तरी जलदमरूमध्य में पहुंचा। फिर ड्यूक के नेतृत्व में 1 दर्जन सितारों ने उसका गर्मजोशी से स्वागत किया। उसके ठीक पीछे नीला मेचा भी आ गया। हालांकि इससे पहले कि एलेन, जो नीली मेचा चला रहा था, ये समझ पाता कि क्या हो रहा है, उसे शराब पीने के दर्जनों टिकट मिल गए। नहीं, आप मुझ पर दांव लगा रहे हैं, लेकिन मैं यहाँ आपके लिए ड्रिंक पीने आया हूँ। एलेन की आवाज़ नीले मेचा से सुनाई दी। रोडेलिस फेयू ने तथ्यात्मक रूप से कहा, आपको प्रायोगिक स्टार मेचा के लिए दौड़ने के लिए किसने कहा? यह आपका भाग्य है, इसलिए इसे अभी स्वीकार करें। हाँ, 11, मैंने कहा था कि तुम लड़ाई में अच्छी नहीं हो, तो तुम मेचा के साथ प्रयोग करने का अवसर क्यों हथियाने पर जोर दे रही हो? यही कारण है। अगर मैं ड्राइवर होता तो मैं डॉग्स पर दबाव बनाए रखना सुनिश्चित करता। इस बार मैं सुनिश्चित करूंगा कि सभी भाई खूब पैसा कमाएं। 11 चिल्लाए, मैं इसे स्वीकार नहीं करता। ड्यूक ने खांसते हुए एक बूढ़े बॉस की तरह कहा, मैं तुम्हें नहीं कह रहा हूँ। 11, तुम्हें ये स्वीकार करना होगा कि तुम्हारे कौशल दूसरों से कमतर हैं। डग्स, तुम्हें 10 साल से भी ज्यादा समय बाद सितारों में पदोन्नत किया गया था, लेकिन वह तुमसे ज्यादा तेज दौड़ता है। जल्दी करो, तुम्हें इसे स्वीकार करना होगा, भले ही तुम इसे स्वीकार न करो। सितारों ने तुरंत कहा, हाँ, चेयरमैन, ड्यूक ने स्पष्ट निर्णय लिया है। 11 असहाय था, लेकिन उसने जल्दी ही अपना संयम वापस पा लिया। ठीक है, मुझे ये स्वीकार करना होगा कि मेरे कौशल दूसरों से कमतर हैं, लेकिन मैं कभी हार नहीं मानूंगा। आप एक और राउंड पर शर्त लगा सकते हैं और अगली लड़ाई मेरे और डगलस के बीच रख सकते हैं। कौन जीत सकता है? मैं 11 बस धीमा हूँ, युद्ध क्षमता में कमजोर नहीं। लाल मेचा में डग्स की आवाज़ सही समय पर सुनाई दी। मैं तुम्हें गति से कुचल सकता हूँ और मैं तुम्हें युद्ध से कुचल सकता हूँ। तुम पाद रहे हो, मैंने अभी अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास नहीं किया। जब तक आप पादेंगे या नहीं, तब तक आपको पता नहीं चलेगा। इसे अपने मुंह से कहना बेकार है। चलो चलो, रो मत और बाद में मम्मी को फ़ोन करो। मुझे डर है कि तुम घुटने टेक कर मेरे सामने झुककर दया की भीख मांगोगे। कुछ समय के लिए लाल और नीले मेचाओं के बीच चिंगारियां उड़ रही थीं। डीन जोसेफ ने हंसते हुए कहा, ठीक है, ठीक है, जब अवसर बहुत देर हो चुका होगा तो हम वापस नहीं आएंगे।
सब लोग, चलो एक और खेल खेलते हैं। नियम पहले जैसे ही हैं, आप लाल या नीला चुन सकते हैं। मेरे बिना तुम क्या खेल रहे हो? सेरास देर से आया। इसके बाद जिन सितारों ने मेचा के अनुसंधान और विकास में भाग नहीं लिया था, वे भी एक के बाद एक आ गए, और फिर म्यूज जैसे कुछ सितारों को छोड़कर बाकी सभी ने शर्त में भाग लिया। ड्यूक ने अपने बैकहैंड से प्राचीन आत्माओं के 3 सीलबंद क्रिस्टल निकाले। मैं डॉग्स को रिमांड पर लेता हूँ। हंगामे के बीच लाल और नीले मेचा के बीच टकराव शुरू हो गया है। नियमों की शक्ति द्वारा निर्मित ऊर्जा मेचा सितारों की शक्ति को बढ़ाती है और पूरे उत्तरी जलदमरूमध्य पर उछाल देती है। निषिद्ध मंत्रों ने स्वर्ग और पृथ्वी को नष्ट कर दिया और जादुई शक्तियां अप्रत्याशित थीं। युद्ध के बाद सीधे विशाल लहरें उठीं और बादल बिखर गए। इसमें कोई भव्य युद्ध प्रदर्शन नहीं है। स्टार मेचा में लड़ाई का केवल एक ही रूप है, जो सितारों की शक्ति को बढ़ाना है। इसलिए लड़ाई का मुकाबला भी सितारों के बीच द्वंद्व है। बात बस इतनी है कि शक्ति लगातार दोगुनी हो रही है और स्वर्ग और पृथ्वी पर प्रभाव भी बढ़ रहा है। ड्यूक की नज़रें लड़ाई पर करीब से नज़र रख रही थीं, न केवल नतीजों पर ध्यान दे रही थीं, बल्कि लड़ाई के दौरान स्टार मेचास के प्रदर्शन पर भी ध्यान दे रही थीं। ये काम उनके दिमाग की उपज है, और इसके लिए उनकी उम्मीदें पिछले 8 रिंगों से भी ज्यादा हैं, क्योंकि यह भविष्य का प्रतिनिधित्व करता है। अगर स्टार मेचा मेरे इच्छित प्रदर्शन को प्राप्त करता है, तो विंडब्रेकर शुद्ध ऊर्जा के रूप में विंडब्रेकर बनाने और गैंगफेंग परत को पार करने के लिए स्टार मेचा की तकनीक को लागू कर सकता है। साधारण रहस्यमय हथियारों, यहां तक कि कलाकृतियों को भी गैंगफेंग परत से मुकाबला करने में कठिनाई होगी। साधारण सामग्रियों से बने पवनरोधी जहाज की तो बात ही छोड़िए। इसलिए यदि आप गैंगफेंग परत को पार करना चाहते हैं, तो आप केवल नियमों की शक्ति से ही लड़ सकते हैं। ड्यूक, क्या अद्भुत रचना है! सिरसास और ड्यूक एक दूसरे के बगल में खड़े होकर युद्ध को देखने के लिए शून्य में खड़े थे। स्टार मेचा की शक्ति मेरे हुए आर्कन मास्टर की शक्ति से भी अधिक है। यदि आप सावधान नहीं रहे, तो आप गंभीर रूप से घायल हो जाएंगे। हाँ, स्टार मेचा की शक्ति वृद्धि जेनो की अंगूठी के उपस्थान को तोड़ने में सक्षम है। तिमिरसु फैंगशेन ने भी भौहें सिकोड़ी। एक रहस्यवादी के रूप में उनकी युद्ध कौशल को दुनिया में सर्वश्रेष्ठ माना जा सकता है। हालांकि इन दो असभ्य स्टार मेचाओं का सामना करते हुए उन्हें बहुत खतरा महसूस हुआ, और वे अब दुनिया के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों की तरह शांत नहीं रह सकते थे। सारी लांग, जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं, भी युद्ध देख रहे थे और भावुक होकर बोले, अतीत में सितारे सर्वोच्च शक्ति का प्रतिनिधित्व करते थे। अब स्टॉज मेचा के जन्म के साथ सर्वोच्च शक्ति सितारों से स्टॉज मेचा में स्थानांतरित हो गई है। सर, ये समय का विकास है, ड्यूक ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा। मनुष्य औजारों का उपयोग करके जानवरों से अलग दिखता है। आजकल यदि आप आध्यात्मिक रहस्यों के शिखर तक पहुंचना चाहते हैं, तो आपको औजारों का उपयोग करने की भी आवश्यकता है। जम्ब्रोटा ने अपना सिर घुमाया और बातचीत में शामिल हो गया। क्या आप गैंगफेंग परत पर हमला करने और उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करने के लिए स्टार मेचा पर भरोसा करना चाहते हैं? आंद्रे इवनिंग प्रिमरोज ने एक बार ड्यूक के लिए अपने अंतिम शब्द छोड़े थे, जिसमें उन्होंने उसे बताया था कि तेज हवा के ऊपर एक दरवाजा है। इस दरवाजे को धक्का देकर खोलें और आप सूर्य के राज्याभिषेक का अध्याय पूरा कर सकते हैं। जहां तक इस विषय वस्तु का प्रश्न है, एंड्रिया इवनिंग प्रिमरोज ने कई लोगों को बताया है, और जियानलुका जाम्ब्रोटा ने स्वाभाविक रूप से इसे सुना है। ड्यूक ने अपना सिर हिलाया और सिर हिलाया। हाँ और नहीं, स्टार मेचा सिर्फ एक सत्यापन है, और पवन तोड़ने वाला जहाज गैंगफेंग परत को तोड़ने का उपकरण है। विंडब्रेकर्स, क्या वे सचमुच हवा की परत को फाड़ सकते हैं? सेल्सियस ने पूछा। ड्यूक ने और कुछ कहने से इनकार कर दिया। चलो पहले लड़ाई देखते हैं। स्टार मेचा केवल पहला कदम है, और विंडब्रेकर प्रभावी नहीं हो सकता है। सब कुछ अभी भी समय के साथ साबित होना है। हर कोई चुप था, प्रत्येक अपने अपने विचार रख रहा था। हालांकि अंत में उसने अपना ध्यान लाल और नीले रंग के मेचा पर वापस लगाया, जो भयंकर रूप से लड़ रहे थे। क्रूर लड़ाई के साथ अंत में दो मेचा के बीच कोई विजेता नहीं था, बल्कि भयंकर लड़ाई के दौरान दोनों सिस्टम ध्वस्त हो गए और फिर एक साथ समर्थन खो दिया। स्टॉज मेचा को लगातार बेहतर बनाना होगा। ड्यूक ने आह भरी और जल्दी से डीन जोसेफ के पास गया, जो शर्त रख रहा था। चूंकि लड़ाई बराबरी पर है, इसलिए शर्त उसके मूल मालिक को वापस कर दी जाएगी। खैर, मुझे याद है कि मुझे नहीं पता कि मैं क्या जमा कर रहा हूँ, मैं बस कोई भी वापस ले सकता हूँ। इतना कहकर उसने नियम का एक और टुकड़ा अपनी जेब में डाला और हाथ हिलाकर कहा, पहले जाओ। मोबियस रिंग सक्रिय हो गई है और लोग गायब हो गए हैं। अरे अरे, टुकड़ों के नियम मेरे हैं, सितारों में से एक ने चिल्लाया। हालांकि ड्यूक गायब हो गया है। वह केवल अपनी आंखें घुमा सकता है और खजाने के ढेर पर अपनी नज़र डाल सकता है। ड्यूक द्वारा ली गई 3 प्राचीन आत्माओं को दूर करने की तैयारी कर रहा है। लेकिन इससे पहले कि वह इसे प्राप्त कर पाता, एक और सितारा पहले ही चमक उठा। मेरे पास प्राचीन आत्मा परिवर्तन मस्तिष्क की कमी है। चूंकि लॉर्ड ड्यूक इसे नहीं चाहते हैं, तो मैं इसे चाहता हूँ। शीघ्र प्रतिक्रिया करने वाले सितारों ने पहले ही खजाने निकालना शुरू कर दिया है।
जिसने धीरे से प्रतिक्रिया व्यक्त की, वह केवल कड़वी मुस्कान के साथ कह सका, अध्यक्ष ड्यूक, वास्तव में आपके पास कोई नैतिक मूल्य नहीं है। स्टार मेचा पर प्रयोग काफी सफल रहा। बेशक भविष्य में सुधार और सुधार जारी रहेंगे, लेकिन तैनाती की उल्टी गिनती पहले ही शुरू हो चुकी है। ड्यूक, जिसने शार्ड रूल्स के 2 टुकड़े निःशुल्क अर्जित किए थे, सेंट के क्रिस्टल पैलेस में वापस लौटा और सोचने लगा कि उसे किस प्रकार की कलाकृति बनानी चाहिए। अचानक मेरा दिल जोर से धड़क उठा। मेरे दिल में कुछ महसूस हो रहा है। मोबियस की अंगूठी सक्रिय हो गई और लोग पवित्र शहर ओफा के ऊपर आसमान में दिखाई दिए। बादलों के ऊपर सूरज अभी भी ऊपर है, जो बेतहाशा प्रकाश और गर्मी उत्सर्जित कर रहा है। 7 सबसे ऊंचे टॉवर बादलों को चीरते हुए चिलचिलाती दोपहर की धूप का आनंद ले रहे हैं। उनमें से आर्कन सुप्रीम टॉवर विशेष रूप से ऊंचा है, मानो वो आकाश को भेदने वाला हो। टॉवर का शीर्ष अकादमिक सम्मेलन स्थल का गुंबदनुमा हॉल है, जो 18 चापाकार तैरते शहरों से घिरा हुआ है, जो पवित्र शहर ओफा के प्रसिद्ध परिदृश्य आकाश का वलय का निर्माण करता है। ड्यूक उछलकर गुंबद कक्ष के ऊपर उड़ गया, जहां ज्योतिषियों का एक समूह तारों को माप रहा था। ड्यूक को देखते ही नेता ने तुरंत झुककर सलाम किया, सर ड्यूक, नीचे जाओ, मुझे परेशान मत करो, जैसी आपकी इच्छा। ज्योतिषियों के इस समूह ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपना सामान पैक किया, डोम हॉल छोड़ दिया और स्थल ड्यूक को सौंप दिया। पैर पर पैर रखकर बैठें, आकाश का छल्ला धीरे धीरे घूमता है, मानो ड्यूक को घेरे हुए हो। चूंकि आज कोई अकादमिक सम्मेलन नहीं था, इसलिए स्काई रिंग बहुत शांत थी और बर्फ सफेद रंग बादलों में घुल मिल गया था। सीधे नीचे से देखने पर गुंबद वाला हॉल सूरज को ठीक से ओवरलैप करता है और आसमान में रिंग कोरोना की तरह दिखती है। अंततः स्टार मेचा के अनुसंधान और विकास की मदद से हम मून फेस चैप्टर पर हमला करना शुरू कर सकते हैं। ड्यूक ने अपना सिर नहीं उठाया, बल्कि अपनी आंखें बंद कर लीं और अंदर देखा। आध्यात्मिक सागर में ताराकोर बदल रहा है। क्रिस्टल की वृद्धि की तरह मूल रूप से अनियमित आकार धीरे धीरे अर्धचंद्राकार आकार की ओर बढ़ रहा है। इसके अलावा क्रिस्टल संरचना भी लगातार टूट रही है, बारीक पाउडर में ढह रही है और फिर एक शरीर में विलीन हो रही है, सफेद जेड में बदल रही है। निषिद्ध तकनीक का बायां हाथ, निषिद्ध तकनीक का दायां हाथ, रहस्यमय हथियार की आंख, रहस्यमय हथियार की ढाल, रहस्यमय हथियारों की परछाइयां चमक उठी और फिर सफेद जेड अर्धचंद्र में गायब हो गईं। 3 निषिद्ध कला प्रणालियों से बने रहस्यमय चमत्कार भी एक एक करके चमक उठे। अतिरिक्त स्लॉट में जो मूल रूप से स्टार कोर के आसपास थे, कई रहस्यमय हथियार अभी भी सफेद जेड पहने यूयूएल के आसपास हैं। तारे के केंद्र में परिवर्तन के अलावा कुछ भी नहीं बदला प्रतीत होता है। हालांकि जब ड्यूक ने सोचा कि यह सब खत्म हो गया है, तो अर्धचंद्राकार चांद ने अचानक धुंधली रोशनी उत्सर्जित की, जिसने पूरे आध्यात्मिक सागर में नई रोशनी डाल दी। धमाका! उसके विचार धुंधले प्रकाश में डूब गए, मानो उन्हें अचानक बहुत दूर खींच लिया गया हो, इतना दूर कि वे क्षितिज में गिर गए हों और वह केवल तारों को ही देख सकता था। आकाश में तारे धीरे धीरे लुप्त हो गए, केवल कुछ बड़े तारे ही टिमटिमाते रह गए और फिर घुमावदार चंद्र आंखों का एक चक्र आकाश में ऊपर लटक गया, जो चमकदार चांदनी बिखेर रहा था। चंद्रमा कोर, ड्यूक के मन में अचानक एक ज्ञानोदय हुआ और धुंधली छवि चुपचाप विलीन हो गई और आध्यात्मिक समुद्र में वापस लौट गई। तारा कोर अब चंद्र कोर में विकसित हो गया है और अंदर दूसरा निशान गर्भाधान शुरू हो गया है। हुए रहस्यमय प्रशिक्षक, मैं हुए रहस्यमय प्रशिक्षक बन गया हूँ। ड्यूक का मन चंद्रमा कोर को घूरता रहा और चुपचाप आध्यात्मिक समुद्र से बाहर निकल गया। अपनी आंखें खोलो और ऊपर देखो। आकाश अपरिवर्तित लग रहा था, लेकिन वह इसे महसूस कर सकता था और उसके सामने अनगिनत रहस्यमय पटरियों से वह देख सकता था कि खगोलीय घटनाएं उसके द्वारा शुरू की गई थीं। चलो समय में पीछे चलें। ड्यूक मुस्कुराया। ड्यूक के तारे के समय यात्रा चिन्ह ने प्रेरणा दी और रहस्यमयी पग चिन्हों से बना कोकून फिर से प्रकट हुआ। रहस्यमयी पग चिन्हों में से एक मोटा और चमकीला था। ड्यूक ने हल्के से क्लिक किया और एक स्पष्ट तस्वीर सामने आई। ये वह दृश्य था जिसमें मैं गुंबदनुमा हॉल के ऊपर पैर मोड़कर बैठा था। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन जल्द ही आसमान में अंधेरा छा गया। ऐसा लग रहा था मानो आसमान पर काले बादल छाए हुए हैं, लेकिन बादल काफी नीचे थे और गुंबदनुमा हॉल से आने वाली रोशनी को रोक नहीं पा रहे थे। तब मैंने ड्यूक की आकृति से धुंधली रोशनी निकलती देखी, जिससे वो परी जैसा लग रहा था। जल्द ही पूरा आसपास का वातावरण अंधकार में डूब गया, जिसमें सिर के ऊपर चमकता हुआ सूरज भी शामिल था। वह भी पूरी तरह से गायब हो गया। उसकी जगह एक अर्धचंद्राकार चांद ने ले ली। अर्धचंद्र जल्द ही अर्धचंद्र में बदल गया और अंत में पूर्ण चंद्रमा में बदल गया, जो चमकदार चांदनी के साथ खिल गया और फिर से दुनिया को रोशन कर दिया। फिर पूर्ण चंद्रमा धीरे धीरे थोड़ा कम हो गया, आधे चंद्रमा में बदल गया और अंत में फिर से अर्धचंद्र में गहरा और गहरा हो गया। ड्यूक पर अलौकिक प्रकाश भी अर्धचंद्र के साथ बदलता है, कमजोर से मजबूत और फिर मजबूत से कमजोर हो जाता है।
कुछ ही सांसों के बाद अर्धचंद्र गायब हो गया और सूर्य पुनः प्रकट हो गया। ड्यूक पर प्रकाश पूरी तरह से बुझ गया था। चित्र पानी की लहरों की तरह लहराता है और फिर गायब हो जाता है। ये प्रक्रिया वैसी ही है जैसे कि जब फ्रैनी सैंडिक और रॉडलेस फेयू को चंद्रमा पर पदोन्नत किया गया था। वे सभी अपने आध्यात्मिक रहस्यों के नियमों को उदात्त कर रहे थे, बाहरी दुनिया के नियमों को प्रभावित कर रहे थे, जिससे ऐसी खगोलीय घटना हुई। ड्यूक ने संतुष्टि दिखाई। मुस्कुराओ। ये पदोन्नति घटना रहित रही, लेकिन उसके शरीर में भरी नियमों की शक्ति ने उसे सचमुच यह एहसास कराया कि ह्यूए आर्कैन मास्टर कितना शक्तिशाली था। मॉर्निंग स्टार आर्कैन मास्टर से कहीं अधिक शक्तिशाली। 7 रिंग वाला सुबह का तारा 8 रिंग वाले चमकते चंद्रमा तक बढ़ता है और इसमें गुणात्मक परिवर्तन होता है, लेकिन मात्रात्मक परिवर्तन अभी भी छोटा नहीं है। जब वह भावुक होकर आहें भर रहा था, उसने देखा कि सेल्सियस और अन्य लोग पहले ही शैक्षिकी सम्मेलन स्थल पर पहुंच चुके थे। गुंबदनुमा हॉल से बाहर निकलकर सीधे ऊपर चले गए। ड्यूक, अध्यक्ष से बात करें। क्या तुम्हें पदोन्नति मिल गई है? थेल्सिस उलझन में दिख रहा था। वह स्वाभाविक रूप से जानता था कि ड्यूक ने सितारों का अध्याय पूरा कर लिया है और वह किसी भी समय चंद्रमा चरणों के अध्याय पर हमला कर सकता है, लेकिन ड्यूक ने चंद्रमा चरणों का अध्याय इतनी आसानी से पूरा कर लिया जिससे वह अचंभित रह गया। इसमें आश्चर्य भी है और रुकावटें भी हैं, कोई अन्य कारण नहीं है। दुनिया में नंबर 1 ऋषि के रूप में ड्यूक को लिंघाई अभ्यास की वर्तमान छत पर पदोन्नत किया गया है और वह 8वें रिंग ह्यूए आर्कन प्रशिक्षक बन गए हैं। उन्हें पृथ्वी स्टार वाइल्डनेस महाद्वीप में वास्तविक नंबर 1 व्यक्ति कहा जा सकता है। इसलिए ड्यूक वाइल्डनेस महाद्वीप का नंबर 1 व्यक्ति है और सेल्सियस वाइल्डनेस महाद्वीप का वर्तमान नंबर 1 व्यक्ति। उन्हें एक दूसरे के साथ कैसे तालमेल बिठाना चाहिए? एक क्षण के लिए सेल्सियस ने ड्यूक को देखा और ड्यूक ने सेल्सियस को। वे सभी एक दूसरे के विचारों को समझते प्रतीत हुए। सेल्सियस कुछ अकेलेपन से पीछे मुड़े और अपने साथ आए लोगों से पूछा, अभी समय क्या हो रहा है? आइए पहले ड्यूक का रिकॉर्ड करें। उसके पीछे कॉन्फ्रेंस ऑफ स्टॉर्स के महासचिव टायरल खड़े थे। उन्होंने अपनी कलाई उठाई और कहा, 22 मई को सुबह 10:27 बजे, स्टॉर्म कैलेंडर 4460। वो 2 मिनट पहले की बात है, जब प्रमोशन पूरा हुआ था। थेल्सिस ने सिर हिलाया। एक के बाद एक सितारे आए और ड्यूक को बधाई दी। 7 टावर्स फेडरेशन के पास एक और चमकदार चांद था, जिससे 10 चमकदार चांद की उपलब्धि हासिल हुई। विदेश में 17 देश एकजुट होते हैं, लेकिन केवल 11 हुए हैं। आपकी बधाई के लिए धन्यवाद। अब मैं पूरी तरह से समझ गया हूं और मुझे शांत होकर धीरे धीरे इसे समझने की जरूरत है। ड्यूक ने मुस्कुराते हुए सभी को विदा किया, केवल सेल्सियस को छोड़कर। सर, कृपया रुकें, मेरे पास कुछ शब्द हैं, मैं आपसे बात करना चाहता हूं। जब बाकी सभी चले गए तो थेल्सियस ने अपनी दाढ़ी को सहलाया और मुस्कुराते हुए कहा, अगर मैं ह्यूए के पूरे विकास इतिहास को देख पाऊं तो मुझे जीवन में कोई पछतावा नहीं होगा। उन्होंने सचमुच ड्यूक को आज तक कदम दर कदम बड़ा होते देखा है। सबसे पहले ड्यूक ने मजबूत प्रकाश तकनीक का आविष्कार किया था, जिसकी समीक्षा खुद सेल्सियस ने की थी। उस समय ड्यूक सिर्फ 18 साल का एक लेवल 1 आर्कन जादूगर था। उस समय से ड्यूक अक्सर फिल्म और टेलीविजन प्रौद्योगिकी, ऑप्टिकल स्टोरेज प्रौद्योगिकी और ब्रांडिंग की अंगूठी के संबंध में चमकते चंद्रमा रहस्यमय गुरु सेल्सियस की नज़र में आ गया है। फिर हर तरफ चिंगारी और बिजली चमकने लगी, जैसे उगता हुआ सूरज बिना रुके उग रहा हो। अब ड्यूक 64 वर्ष का है। दूसरे शब्दों में, ड्यूक को सेल्सियस की नज़र में एक भाग्यशाली लड़के से आज के नंबर 1 आध्यात्मिक रहस्यवादी व्यक्ति में बदलने में केवल 46 साल लगे। ड्यूक ने भी भावुक होकर कहा, मैं आपके सहयोग के लिए आपका आभारी हूं। सेल्सियस ने अपना सिर हिलाया और श्रेय लेने को तैयार नहीं था। तुम अपनी योग्यता के कारण ही आज इतने बड़े हो सके हो। मैंने इसमें बहुत अधिक प्रयास नहीं किया है। ये सिर्फ संयोग है कि तुम प्राकृतिक इतिहास का अध्ययन करने वाले पहले व्यक्ति थे और मुझसे मिले, बस इतना ही। वहां एक विराम था। सेल्सियस ने पहल की और कहा, अब जब आपको ह्यूए में पदोन्नत कर दिया गया है तो मैं एक ब्रेक ले सकता हूं। जब मैं वापस आऊंगा तो मैं स्टार कॉन्फ्रेंस को अपना इस्तीफा सौंप दूंगा और शतरंज खेलने के लिए सारी लांग जाऊंगा। हाँ, ऐसा नहीं है कि उसे स्टैक्स पसंद नहीं है। ये सिर्फ इतना है कि मुझे पता है कि ड्यूक की स्थिति हासिल हो गई है और मैं अब खलनायक नहीं बनना चाहता और ड्यूक की शक्ति में वृद्धि को अवरुद्ध नहीं करना चाहता। उसे हमेशा याद रहता है कि उस साल ड्यूक द्वारा विल ऑफ द स्टॉर्स को सक्रिय करने के बाद उसने आध्यात्मिक आर्काना के विकास का नेतृत्व करने के लिए जोर लगाया, यह मानते हुए कि केवल वही भविष्य में 7 टावर्स फेडरेशन का नेतृत्व कर सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि ये देवी निक्स की भी राय थी। उस समय सेल्सियस ने ड्यूक को बेरहमी से हरा दिया, जिससे ड्यूक, जो थोड़ा विचलित था, ने शीर्ष स्थान लेने का विचार छोड़ दिया। बदलता समय, आज का आध्यात्मिक रहस्य, आज का 7 टावर्स फेडरेशन, जैसा कि ड्यूक ने उस समय कहा था, केवल उनके नेतृत्व में ही समृद्ध भविष्य की ओर बढ़ सकता है। इसलिए थेल्सियस ने बस सत्ता सौंपने की पहल की, लेकिन ड्यूक ने अपना सिर हिलाया। मैं यहाँ सिर्फ इसी मामले पर बात करने के लिए रुका था।
वाइल्डनेस कॉन्टिनेंट के एकीकरण से पहले आपको वक्ता होना चाहिए। ओह, ऐसा क्यों? थेरसिस को आश्चर्य हुआ। आप महाद्वीप को एकीकृत करने का श्रेय नहीं लेना चाहते? यह मेरी महत्वाकांक्षा नहीं है। इसके अलावा मेरे पास बहुत सारी उपलब्धियां हैं। मुझे महाद्वीप को एकीकृत करने में अपने योगदान की परवाह क्यों करनी चाहिए? ड्यूक ने हंसते हुए कहा, क्यों न मैं इसे आपको दे दूं, मिस्टर बॉस, ताकि आप भविष्य में हीरोज के मंदिर में चुने जाने के योग्य बन सकें। मेरे साथ रहो। तुम बच्चे हो। सेल्सियस भी जोर से हंसा। तुम अपनी इच्छा से ऋषि का पद दे सकते हो, लेकिन चूंकि तुम इसे देने को तैयार हो, इसलिए मैं बेशर्मी से इसका पालन करूंगा। ले लो, मैं एकीकरण की बाकी लड़ाई की चिंता तुम पर छोड़ता हूं। मुझे चंद्रमा के चरणों के अध्याय को समझने पर ध्यान केंद्रित करना है और जितनी जल्दी हो सके सूर्य के 9वें वलय को स्थिर करना और हमला करना है। तो फिर मैं आपको अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं कि आप सफलतापूर्वक 9वें स्तर पर पदोन्नत होंगे। अध्याय 372 एकीकरण की लड़ाई। ड्यूक की हुई में पदोन्नति की खबर जंगल महाद्वीप के 18 देशों में फैल गई। रहस्यमय जादूगर शासकों से लेकर नौकरों और व्यापारियों तक हर कोई इस मामले पर चर्चा कर रहा था। ऋषि केवल 64 वर्ष के हैं। 64 वर्षीय 8वीं रिंग हुई। वाह, मास्टर ड्यूक 100 साल की उम्र से पहले 9वीं रिंग सनलाइट तक पहुंचने में निश्चित रूप से सफल होंगे। 8 स्तरीय उपलब्धियों के साथ साथ अनगिनत अन्य उपलब्धियों ने अकेले ही डोंगवेई के आध्यात्मिक युग का निर्माण किया। ऋषि ड्यूक को 64 वर्ष की आयु में हुई आर्केन मास्टर के रूप में पदोन्नत किया गया। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। यह अपेक्षित था, जो उचित भी है। मर्सिनरी सिटी 8वें रिंग ऑफ रेडियंट मून आर्केन इंस्ट्रक्टर के पद पर सेज ड्यूक की पदोन्नति का जश्न मनाता है। सभी मर्सिनरी टास्क फीस में 20% की छूट दी गई है। ड्यूक की ऊंचाई मानव जाति की ऊंचाई निर्धारित करेगी। द्वीप शहर के वर्तमान नगर स्वामी अर्ग्लास टॉम के पास लौटते हुए उन्होंने ड्यूक की प्रशंसा की कि उसने अपने पूर्वजों की तरह ही मानव जाति के लिए एक समृद्ध युग का निर्माण किया। द्वीप शहर का जो शासक वापस लौटा है, वह स्टॉर्म परिवार का वंशज है। स्टॉर्म वंश के पूर्वज भूतपूर्व स्टॉर्मविंड साम्राज्य के संस्थापक थे। हालांकि वंश के प्रत्यक्ष वंशज शाही राजनीतिक संघर्ष में विफल हो गए और उन्हें आपदा से बचने के लिए बहुत दूर यात्रा करनी पड़ी। बाद में उन्होंने रिटन के वर्तमान द्वीप शहर की स्थापना की, जो शांति का एक कोना है। जहां तक स्टॉर्म साम्राज्य में राजनीतिक संघर्ष के विजेता का प्रश्न है, वे स्टॉर्म वंश के वंशज हैं, जो अब हरिकेन परिवार वंश है। ड्यूक की पत्नियों में से एक, स्टारलाइट प्रिंसेस सिजली हरिकेन परिवार की प्रत्यक्ष वंशज है। उसके पिता हेरोडोट्स हरिकेन हैं, जो स्टॉर्म साम्राज्य के वर्तमान सम्राट हैं। ऋषि ड्यूक भगवान बनने की राह पर हैं। आज ऋषि ड्यूक के आध्यात्मिक अवतार को हुए आर्कन मास्टर के रूप में पदोन्नत किया गया है। 100 वर्षों के भीतर उनसे लिंगहाई कल्टीवेशन के पौराणिक क्षेत्र को तोड़ने की उम्मीद है। याओरी आर्कन मास्टर, आत्मा का सागर, रक्त का सागर और हवा का सागर। ऋषि ड्यूक सभी भिक्षुओं के ऋषि हैं और जंगल महाद्वीप के सभी लोगों के ऋषि हैं। इस दिन को याद रखो। ऋषि ड्यूक, चमकता हुआ चांद आसमान में है। ऋषियों का प्रकाश सारी रात चमकता रहता है। 7 टावर्स वॉइस वेबसाइट पर बड़े पैमाने पर निबंध संग्रह गतिविधि द ड्यूक सेज इन माई माइंड आधिकारिक तौर पर लॉन्च की गई है। ये ऋषि ड्यूक का ज्ञान था जिसने मुझे सितारों के दायरे में कदम रखने की अनुमति दी। मेरे दिल में वो आध्यात्मिक अभ्यास के मार्ग पर मेरे गुरु हैं। मेरे गुरु का हुए में पदोन्नति सिर्फ शुरुआत है। भविष्य में उन्हें सूर्य में पदोन्नत किया जाएगा और वे हमारे अभ्यास को प्रबुद्ध करना जारी रखेंगे। सड़क अद्वितीय साधना गति के साथ ड्यूक सेज को अत्यंत तीव्र गति से हुए में पदोन्नत किया गया। बाहरी दुनिया ने ड्यूक की हुए में पदोन्नति के कारण हंगामा मचाया, लेकिन ड्यूक स्वयं अभी भी एकांत में रहता है। स्टार मेचा और विंडब्रेकर अब उनकी सर्वोच्च प्राथमिकताएं हैं। निश्चित रूप से जुए के खेल से 2 ब्रोकन रूल्स प्राप्त करने तथा सेल्सियस और अन्य लोगों से कई ब्रोकन रूल्स उधार लेने के बाद ड्यूक अब अपनी पहली कलाकृति बनाने की तैयारी कर रहा है। मैं अपने लिए एक स्टॉर्म मेचा बनाना चाहता हूं। मैं इसे अपने तारों वाले आकाश में रख सकता हूं और जब मैं खतरे का सामना करता हूं तो इसे नियंत्रित कर सकता हूं। ड्यूक ने चुपचाप शियाई से संवाद किया। तो इस कलाकृति का उपयोग स्टॉर्म मेचा की सहायता के लिए किया जाता है। लक्ष्य आक्रामक कलाकृति उसके हाथ में मौजूद 7 अंगूठी वाले रेड ईगल जितनी अच्छी नहीं है, इसलिए ड्यूक ने फिर भी सहायक कलाकृति को चुना। बहुत विचार विमर्श के बाद उसने अंततः सहायक स्टार मेचा को चुना। इसे मेचा हॉट कहो। ड्यूक ने उस सहायक कलाकृति को एक नाम दिया जिसे वह बनाने वाला था, मेचा हॉट। जैसा कि नाम से पता चलता है, ये सहायक कलाकृति स्टार मेचा की शक्ति को बढ़ा सकती है। स्टार मेचा स्वयं तारों की शक्ति को बढ़ाता है और मेचा के हृदय की सहायता से अधिक शक्तिशाली वृद्धि प्राप्त की जा सकती है, जिससे स्टार मेचा की तात्कालिक लड़ाकू प्रभावशीलता एक अतिरंजित और अविश्वसनीय स्तर तक पहुंच सकती है। निश्चित रूप से तदनुसार स्टार मेचा का स्थायित्व निश्चित रूप से कम हो जाएगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
जब मेरे चंद्रमा कोर में दूसरा निशान विकसित हो जाएगा तो मैं स्टॉर्ज मेचा के लिए ऊर्जा प्रदान करने और स्टॉर्ज मेचा की स्थायित्व प्रदान करने के लिए एक सहायक ऊर्जा कलाकृति बनाऊंगा। ड्यूक ने पहले से ही अपने स्वयं के छापों का उपयोग करने की योजना बनाई है। अगला समय स्टार मेचा और मेचा हॉट को एक साथ डिजाइन करने में व्यतीत होता है। लाल और नीले स्टार मेचा के अनुभव की मदद से जियाई ने पर्याप्त डेटा प्राप्त किया और उन्मत्त गणना के बाद उसने जल्दी से ड्यूक के अनन्य स्टार मेचा को डिजाइन किया। इसके बाद वे डिजाइन के चित्र लेकर वेल द्वीप बेस पर गए और यहां कास्टिंग का काम किया। हालांकि स्टॉर्ज मेचा के लिए बहुत ज्यादा आध्यात्मिक सामग्री की जरूरत नहीं होती, लेकिन नियमों की शक्ति अपरिहार्य है। इन्हें समान रूप से संगठित करने और स्टॉर्ज मेचा के संरचनात्मक वाहक में नियमों की शक्ति को संपीड़ित करने के लिए बड़ी संख्या में कीमियागरों की आवश्यकता होती है। लॉर्ड ड्यूक, आपके स्टार मेचा का नाम क्या है? एक कीमियागर ने पूछा। वॉकर मेचा। कीमियागर को पता नहीं था कि क्यों। ड्यूक ने दूसरे पक्ष के संदेहों को स्पष्ट नहीं किया। उनके स्टार मेचा के स्थान का नाम वॉकर रखा गया था क्योंकि वो देवी निक्स के वॉकर थे। स्टार मेचा पहनने के बाद उसे लगा कि उसके पास देवताओं के खिलाफ लड़ने, दुनिया को बचाने और देवी निक्स को दूर ले जाने की ताकत है। एक साल बाद तूफान कैलेंडर वर्ष 4461 वसंत, ड्यूक के वॉकर मेचा को आखिरकार डिलीवर कर दिया गया। क्योंकि इस्तेमाल किए गए नियम बहुत शक्तिशाली थे, ऊर्जा वाहक ने चमकदार रंगीन रंग दिखाए और इसका आकार घन का केवल 1/3 है। बेस में ड्यूक ने सीधे ऊर्जा वाहक को खोला और फिर चमकदार रंगीन ऊर्जा ने उसके शरीर को ढक दिया, जो बेहद चमकदार 10 मीटर ऊंचे ऊर्जा कवच के एक सेट में बदल गया। बेस गोदाम के ऊपर का दरवाजा खोलो। जी महाराज। गोलाकार आवरण खुल गया। ड्यूक उछलकर गायब हो गया। जब वह फिर से प्रकट हुआ तो वह पहले से ही विशाल जंगल में था। रंगीन वॉकर मेचा ने अपना हाथ धीरे से हिलाया और एक भयानक निषिद्ध तकनीक जंगल में उतरी। पलक झपकते ही दर्जनों किलोमीटर के दायरे में सब कुछ नष्ट हो गया और यहाँ तक कि चट्टानें भी चूर्ण चूर्ण हो गईं। हाँ, वॉकर मेचा में ड्यूक एक गर्म बल में लिपटा हुआ था और उसके मुंह के कोने थोड़े ऊपर उठे हुए थे। यह एहसास वाकई अच्छा है, लेकिन इससे भी बेहतर कुछ है। उसने अपने मन के माध्यम से अपने चंद्रकोर से संवाद किया और एक पारदर्शी हृदय के आकार का मणि निशान से बाहर उड़ाया, फिर उसके सिर के ऊपर तैरने लगा और जल्दी से वॉकर मेचा के साथ एक ऊर्जा संबंध स्थापित कर लिया। मास्टर वॉकर, मैं और अधिक शक्तिशाली हो गया हूँ। वॉकर मेचा का संयुक्त मस्तिष्क खुशी से बोला। तो फिर मुझे ये साबित करो। वह क्षण, रंगीन ऊर्जा मेचा, जो पहले से ही बेहद चमकदार थी, को बहुत आशीर्वाद मिला था और इसकी ऊर्जा घनत्व पतली हवा से दोगुनी हो गई थी। जैसे कि प्लाज्मा से ठोस अवस्था में संक्रमण हो रहा हो। मेचा की सतह जो चमकती हुई चाप होनी चाहिए थी, वह भी एक चिकनी सतह बन गई। थोड़ी सी हलचल से चिकनी सतह पानी की लहरों की तरह लहराने लगती है। वॉकर मेचा एनर्जी मेचा से जेल स्टेट मेचा में बदल गया है। इसने न केवल शक्ति की सुंदरता खो दी है, बल्कि इसने बहुत अधिक गर्मी और बनावट भी जोड़ दी है। हिंसक ऊर्जा को नियंत्रित किया जाता है, जिससे विस्फोट होने वाला प्रभाव उत्पन्न होता है। शक्ति का प्रयास करें। ड्यूक ने अपना हाथ उठाया और वॉकर मेचा ने भी अपना हाथ उठाया। तब असंख्य मानसिक ऊर्जाएं हवा में तात्विक अवस्थाओं में उत्तेजित हो गईं और शीघ्र ही एक अति विशाल निषिद्ध मंत्र की रूपरेखा तैयार कर दी, जो दर्जनों किलोमीटर तक फैल गया। धमाका। जब दुनिया में गड़गड़ाहट हुई तो निषिद्ध जादू से टुकड़े टुकड़े हो चुकी भूमि पूरी तरह से झुलसी हुई, कठोर भूमि में बदल गई। आप खंडहरों में चमकते क्रिस्टल भी बनते देख सकते थे। वे हीरे थे जो खंडहरों में पैदा होने वाले थे, पृथ्वी की पपड़ी में गहरे खनिज। दुर्भाग्य से इस दुनिया में हीरा हमेशा के लिए है, हीरा हमेशा रहेगा का कोई क्लासिक विपणन उदाहरण नहीं है, इसलिए हीरे की कीमत बहुत अधिक नहीं है। अन्यथा निषिद्ध कलाओं के इस बपतिस्मा के कारण ड्यूक की कुल संपत्ति आसमान छू जाएगी। बूम बूम बूम। निर्जन जंगल में ड्यूक ने अंधाधुंध बमबारी की एक श्रृंखला के बाद मोबियस रिंग को लॉन्च किया और वॉकर मेचा की क्षमताओं से पूरी तरह परिचित हो गया। अगले ही पल वेल द्वीप मेचा अनुसंधान और विकास आधार पर लौटे। मास्टर ड्यूक, क्या परीक्षण पूरा हो गया है? परियोजना की नेता एलेन ने मुस्कुराते हुए ड्यूक से पूछा, जो अपना मेचा उतार रहा था। प्रभाव अच्छा है। कई सुधारों के बाद स्टार मेचा पहली पीढ़ी के लाल और नीले मेचा की तुलना में बहुत अधिक शक्तिशाली और चिकना है। ड्यूक ने वॉकर मेचा को उतार दिया और वॉकर मेचा क्यूब वाहक पर वापस आ गया और फिर वह अपने विशेष तारों वाले आकाश में शामिल हो गया। क्योंकि बुद्धिमान मस्तिष्क को भी अपडेट किया गया है, आपका वॉकर मेचा आपके द्वारा प्रदान की गई प्राचीन आत्मा का उपयोग करता है, जो शेल वाइज मैन के समान स्तर का है। प्राचीन आत्मा जितनी पुरानी होगी, उसका मस्तिष्क उतना ही मजबूत होगा और सम्मेलन के बाद स्टार मेचा उतना ही चिकना होगा। और ड्यूक ने कई दुनियाओं की यात्रा की और अंततः शेल सूप युग से प्राचीन आत्मा को पाया और अंततः इसे अपने वॉकर मेचा में एकीकृत किया। अभी तक शेल सूप युग में एकमात्र प्राचीन आत्माएं शेल वाइज मैन और ड्यूक का बुद्धिमान मस्तिष्क थी।
शैल वाइजमैन ऑफ अटोवर के काम का प्रभारी है और उसे स्टार मेचा में एकीकृत नहीं किया जा सकता है, इसलिए सैद्धांतिक रूप से उसका वॉकर मेचा सबसे शक्तिशाली है। 11. क्या आपने स्टार मेचा का परीक्षण पूरा कर लिया है? ठीक है, एकीकरण युद्ध में भाग लेने वाले सभी सितारों ने मेचा का परीक्षण पूरा कर लिया है। एलेन ने उत्सुकता से कहा, ये जंगल महाद्वीप के विभाजन को समाप्त करने और मानव जाति को एक प्रणाली और एक राजनीतिक शक्ति के युग में लौटने का समय है। देर वसंत और प्रारंभिक गर्मियों, एकीकरण के लिए गुप्त लड़ाई अंततः शुरू हो गई है। थेरसस के नेतृत्व में सितारों ने यूनाइटेड सुप्रीम टावर के स्टार कॉन्फ्रेंस रूम में एकता के युद्ध के लिए लड़ने की आधिकारिक रूप से शपथ ली। उन्नत सभ्यता अंततः पिछड़ी सभ्यता का स्थान ले लेगी, संघ को एकीकृत करने से विभाजित स्वरूप अनिवार्य रूप से एकीकृत हो जाएगा। सेल्सियस ने गंभीरतापूर्वक अभिवादन किया। सब लोग, आइए आज हम प्रगति का प्रकाश पूरे जंगली महाद्वीप में फैलाएं और संघ का एकीकरण प्राप्त करें। संयुक्त संघ, संयुक्त संघ। सितारों ने असमान रूप से नारे लगाए। हालांकि दृश्य उतना शानदार नहीं था, लेकिन जब किसी देश का शासक वर्ग ये दृश्य देखता है तो शायद उसे वहीं पेशाब आ जाए। निश्चित रूप से उन्हें बहुत ज्यादा इंतजार करने की जरूरत नहीं थी। सेवन टावर्स फेडरेशन के सितारे पहले ही स्टार कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर निकल चुके थे। हर कोई एक स्टार मेचा लेकर और नवीनतम विंडब्रेकर पहनकर बाहरी दुनिया की ओर निकल पड़ा था। एक ही समय पर सेवानिवृत्त हुए सारी लांग, जो पवित्र शहर ओफा में रहे, ने सेवन टावर्स ऑप्टिकल टेलीविजन स्टेशन के लाइव प्रसारण का आधिकारिक रूप से उपयोग करके सेवन टावर्स फेडरेशन के बाहर के 17 देशों को एकीकरण युद्ध की शुरुआत की घोषणा की। ये सेवन टावर्स फेडरेशन है। स्टार कॉन्फ्रेंस द्वारा सर्वसम्मति से स्वीकृति के बाद एकीकरण की लड़ाई आधिकारिक तौर पर शुरू हो गई है। आध्यात्मिक अर्चना का विकास एक नए युग में प्रवेश कर चुका है। पूरे महाद्वीप के लोग एक नई विश्व संरचना की प्रतीक्षा कर रहे हैं। सेवन टावर्स फेडरेशन समय की प्रवृत्ति का पालन करेगा। लाइव प्रसारण में सारेलोंग ने वापटुता से कहा, हम सभी देशों का नए विश्व ढांचे में शामिल होने और आध्यात्मिक रहस्यों का भविष्य बनाने के लिए हाथ मिलाने का स्वागत करते हैं। भूरे बालों वाले सरलांग को देखकर सभी दर्शक, श्रोता और नेटिजन सभी भ्रमित हो गए। आम लोग भ्रमित हो गए और शिकायत करने के लिए इधर उधर भागने लगे, या तो सेवन टावर्स फेडरेशन पर उसकी भेड़िया जैसी महत्वाकांक्षाओं के लिए चिल्लाने लगे, या फिर मास्टर वांग के आगमन का गर्मजोशी से स्वागत करने लगे। और विभिन्न देशों के शासक वर्ग भ्रमित हो गए। प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा किए बिना मैंने स्टार मेचा का आगमन देखा। अध्याय 373 न्यू सेवन टावर्स फेडरेशन, हम आ रहे हैं। तुम्हें नहीं आना चाहिए था। तो क्या हुआ, हम जब तक चाहें आ सकते हैं। सेल्सियस ने स्टार मेचा नहीं पहना था, लेकिन उसका शरीर शून्य में लटका हुआ था। स्टार मून कैबिनेट में सितारों को देख रहा था। शार्लेमेन, तुम पहले से ही बूढ़े हो। मैथियस, और तुम अपने दम पर हो। हाल के वर्षों में एम्पायर ऑफ स्टॉर्म्स ने केवल 2 नए सितारों को पदोन्नत किया है, और केवल 2 चमकते चंद्रमा रहस्यमय सलाहकार, शार्लेमेन और विंडवॉर्ड स्पियर, बहुत बूढ़े हैं। यहाँ तक कि सेवन टावर्स फेडरेशन के सारी लांग से भी अधिक बूढ़े हैं। केवल प्रधानमंत्री मैटियस मेस ही शाइनिंग मून आर्कन के संरक्षक के रूप में अपने स्वर्णिम काल में है। लेकिन थेरसस की नज़र में मार्टियूज मेस बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। स्टार मेचा के बिना भी वो मार्टियूज मेस को पूरी तरह से हरा सकता है। शार्लेमेन विंडवॉर्ड स्पियर ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ आह भरी। मैटियस मेस ने ड्यूक की ओर देखा, जो थेरसस के बगल में तैर रहा था, और शांति से जवाब दिया, ऋषि ड्यूक, राजकुमारी स्टारलाइट आपकी पत्नी है और आपके लिए बच्चे पैदा करेगी। आप निश्चित रूप से उसे अपने साथ मिला लेंगे। क्या स्टॉर्म साम्राज्य इस प्राचीन शाही परिवार को अपने साथ मिला लेगा? ड्यूक ने अपना सिर हिलाया। हिसिली ने खुद को मेरे प्रति समर्पित कर दिया है, इसलिए स्वाभाविक रूप से मेरी इच्छा ही एकमात्र है। इसके अलावा मेरे ससुर ने स्टॉर्मविंड साम्राज्य के सुधार के दौरान खुद को सुधारने का फैसला किया है। 7 टावर्स फेडरेशन की समृद्धि को देखकर सम्राट हेरोडोट्स हरिकेन ने व्यक्तिगत रूप से स्टॉर्म साम्राज्य की कुलीन व्यवस्था के सुधार की अध्यक्षता की। सब कुछ सेवन टावर्स फेडरेशन के करीब जा रहा है। बात बस इतनी है कि समय अभी कम है, और शाही परिवार और महान रईस अभी भी लड़ रहे हैं, और वे उस शक्ति को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं जिसका उन्होंने हजारों वर्षों से आनंद लिया है। ऐसा हुआ कि स्टॉर्मविंड साम्राज्य के सुधार को प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। मुझे लगता है कि मेरे लिए अपने ससुर को आत्म पुनर्निर्माण पूरा करने में मदद करना आवश्यक है। ड्यूक ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, सेवन टावर्स फेडरेशन में एकीकृत होना स्टॉर्मविंड साम्राज्य का सबसे बड़ा पुनर्गठन है। अटकलों के बारे में बात करना पर्याप्त नहीं है। मार्टियूज मेस ने एक गहरी सांस ली और उसकी आंखें ठंडी हो गईं। जब सेवन टावर्स फेडरेशन के सितारों को भेजा जाता है तो उनके पास भरोसा करने के लिए कुछ होना चाहिए। इसलिए मुझे स्टार मून कैबिनेट को देखने दें कि आप क्या कर सकते हैं। हाय जिद, थेरसस को भी मनाने में रुचि नहीं रही। उसने सीधे अपने स्टॉर्स मेचा को खोला और तुरंत 10 मीटर ऊंचे काली ऊर्जा मेचा में तब्दील हो गया, जिसमें भयंकर गड़गड़ाहट और काली ऊर्जा पर बिजली चमक रही थी।
अगले ही पल काला मेचा स्टार मून कैबिनेट के तारों में घुस गया और हिंसक आउटपुट मोड चालू कर दिया। अन्य सितारे भी अपनी हरकतों में धीमे नहीं थे। उन्होंने अपने खुद के स्टार मेकास पहने और एक के बाद एक ऊर्जा मेकास में बदल गए। शक्तिशाली ऊर्जा फैल गई और चारों ओर फैल गई। सभी रहस्यमयी ट्रैक को सीधे कुचल दिया और काट दिया। जिंग्यू कैबिनेट का भागने का रास्ता। बूम बूम बूम। निषिद्ध तकनीक केवल 1 या 2 मिनट के लिए ही खिलती थी, इससे पहले कि ट्रैंक्विलिटी रिंग ने आध्यात्मिक ऊर्जा के क्षेत्र को पूरी तरह से वंचित कर दिया और फिर यह एक शारीरिक लड़ाई में बदल गया। इस समय ड्यूक, जो निश्चल था, अंततः आगे बढ़ा। 7 रिंग सैंड ईगल भौतिक रूप में आया और फिर तुरंत अनगिनत रेगिस्तानी ईगल पिस्तौल में बदल गया, जो वॉकमेचा के सामने लटके और पंक्तिबद्ध थे। कश कश। अनगिनत हल्की गोलियों की आवाजें एक दूसरे से गुनती हुई थीं, मानो तेज हवा चल रही हो। फिर टर्मिनल गोलियां भारी बारिश की तरह बरसीं, विदेशी अंतरिक्ष से गुजरी और सीधे असम कैमेलिया के शरीर पर गिरीं। इससे बचने का कोई रास्ता नहीं था और असम कैमेलिया की सारी सुरक्षा अंतिम गोली के तात्कालिक विस्फोट से नष्ट हो गई। यहां तक कि तैरने की शक्ति भी समाप्त कर दी गई है। सीधे धरती पर गिरना। हालांकि उसे जल्दी ही पास के 7 टावर्स फेडरेशन स्टॉर्स द्वारा पकड़ लिया गया, सीधे बंद कर दिया गया और ड्यूक के पास भेज दिया गया। महामहिम असम, बहुत दिनों बाद मिले, सर ड्यूक। असम कैमेलिया ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए कहा, हम एक दूसरे के साथ युद्ध में क्यों हैं? हमारे दोनों देशों के बीच हमेशा अच्छे संबंध रहे हैं। समय की धारा बह रही है और आपकी और मेरी व्यक्तिगत भावनाएं महत्वहीन हैं। ड्यूक ने भावुक होकर कहा, मैंने डीन डन के लिए एक विशेष लड़ाई भावना मार्शल कौशल तैयार किया है, ड्रैगन क्राई इन द ब्लड सी। डीन डन को पहले से ही ड्रैगन नाइट बनने का अवसर मिल गया है। शब्द सुनो। असम कैमेलिया एक पल के लिए स्तब्ध रह गई, फिर उसने स्टार मून कैबिनेट के कई सदस्यों को देखा जिन्हें स्टार मेचा ने टुकड़े टुकड़े कर दिया था, और निर्णायक रूप से वास्तविकता को स्वीकार कर लिया। ठीक है, मैं 7 टावर्स फेडरेशन में शामिल होने के लिए तैयार हूँ। डीन डन कहाँ है? मैं उसे खोजने जाऊंगी। डीन डन लड़ रहे हैं और यह पुनर्मिलन की लड़ाई का बस एक कोना है। ड्यूक ने असम कैमेलिया को मना लिया और चुपचाप युद्ध के मैदान से चले गए। कुछ ही कदमों की यात्रा के बाद हम स्टॉर्मविंड पैतृक शहर के अलियुली पैलेस पहुंचे। सारेलॉन की प्रकाश दृष्टि की लाइव प्रसारण घोषणा और आकाश में सितारों की लड़ाई ने पूरे स्टॉर्मविंड पैतृक शहर को अराजकता में डुबो दिया और अल्लूरी पैलेस भी अराजकता में था। सम्राट हेरोडोट्स हरिकेन ड्रैगन से सजी एक ड्रैगन कुर्सी पर बैठे हुए चुप रहे। जब ड्यूक उसके पास आया तो उसने अपना सिर उठाया और ड्यूक की ओर देखा। क्या 7 टावर्स फेडरेशन अन्य देशों को अपने अधीन करने के लिए दृढ़ संकल्प है? यह एक नए युग की शुरुआत है, ससुर जी, ड्यूक ने विनम्रता से कहा। वैसे भी मैंने हेरोडोट्स हरिकेन की बेटी से शादी की। हालांकि यह आधिकारिक तौर पर पंजीकृत नहीं था, लेकिन पति पत्नी के बीच का रिश्ता मजबूत था। क्या यह अच्छा नहीं है कि आप एक ऐसे संत बने जिसका हर कोई सम्मान करे? क्यों, आप एकीकरण की लड़ाई में व्यक्तिगत रूप से भाग लेना चाहते हैं? हेरोडोट्स हरिकेन ने ड्यूक को ध्यान से देखा, जानना चाहता था कि ड्यूक क्या सोच रहा था। अब कितने लोग आपकी प्रशंसा करते हैं, कितने लोग भविष्य में आपसे नफरत करेंगे? ड्यूक ने अपना सिर हिलाया और गहरी आवाज में जवाब दिया, जब सारी धूल बैठ जाएगी तब भी लोग मुझे प्यार करेंगे, सम्मान देंगे और मेरी पूजा करेंगे। जो लोग मुझसे नफरत करते हैं वे बस कुछ महत्वाकांक्षी लोग हैं। क्या मुझे भी एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति माना जाता है? यह इस बात पर निर्भर करता है कि मेरे ससुर आगे क्या करेंगे। अगर शाही परिवार आत्मसमर्पण करने के लिए आगे आता है तो ये सामाजिक स्थिरता में एक बड़ी भूमिका निभाएगा। फिर मेरे ससुर एक ऐसे व्यक्ति हैं जो वर्तमान मामलों को जानते हैं और एक नायक हैं। ड्यूक ने मुस्कुराते हुए कहा, जीजली को भी उम्मीद है कि परिवार दयालु और शांत रहने में सक्षम होगा। लेकिन आप तो पहले ही मेरे सामने लड़ने के लिए सैनिकों का नेतृत्व कर चुके हैं। कम से कम मैं अभी भी विनम्र हूं, है ना? ड्यूक ने अपने हाथ पीछे करके अल्लूरी पैलेस की वास्तुकला की प्रशंसा की। इस महल का इतिहास 4000 साल से भी ज्यादा पुराना है और इसकी सांस्कृतिक विरासत भी बहुत समृद्ध है। वह वास्तव में हेरोडोट्स हरिकेन के विचारों की परवाह नहीं करता था। समय की धार के सामने सभी विपक्षी ताकतें एक मंटिस की तरह थीं। ससुर जी, अल्लूरी पैलेस बहुत बढ़िया है। महाद्वीप के एकीकृत होने के बाद इसे आम जनता के लिए खोल दिया जाना चाहिए, ताकि पूरे महाद्वीप से लोग यहां आकर अपना सम्मान प्रकट कर सकें और देख सकें कि पूर्वजों ने आज की आध्यात्मिक रहस्यमय सभ्यता के निर्माण के लिए कितनी मेहनत की है। यह मेरा घर है, हेरोडोट्स हरिकेन ने ठंडे स्वर में कहा। ड्यूक ने पीछे मुड़कर दूसरे पक्ष को शांति से देखा और कहा, अब और नहीं। जिजली ने पहले ही सेंट के क्रिस्टल पैलेस में अपने ससुर के लिए रहने का क्षेत्र तैयार कर लिया है। हरिकेन परिवार पहले इसका लाभ उठा सकता है और फिर धीरे धीरे 18वीं शताब्दी की ओर बढ़ सकता है। शहर प्रवास। हेरोडोट्स हरिकेन और क्या कहना चाहता था। एक महल रक्षक जल्दी से अंदर आया। महाराज, प्रधानमंत्री माटेउस को पकड़ लिया गया है।
सेवन टावर्स फेडरेशन के लॉर्ड प्रेसिडेंट सिरसेस ने स्टार मून कैबिनेट के विघटन की घोषणा की और आधिकारिक तौर पर स्टॉर्मविंड पर अधिकार कर लिया। साम्राज्य की शक्ति। हाँ, ड्यूक, अपने ससुर के साथ तुम्हारी बातचीत कैसी रही? सेल्सियस ने स्टार मेचा उतार दिया और सीधे महल के हॉल में प्रवेश किया। अभी तक हेरोडोट्स हरिकेन समझ गया है कि स्टॉर्म साम्राज्य का अंत लिखा जा चुका है और हरिकेन परिवार का भाग्य तय हो चुका है। उसने ड्यूक की ओर देखा, जिसने उसकी ओर सिर हिलाया। एक गहरी सांस लेते हुए हेरोडोट्स हरिकेन ने थेरसेस से कहा, महोदय, अध्यक्ष महोदय, मैं तुरंत एक लाइव प्रसारण आयोजित करूंगा, त्यागपत्र दूंगा और इस तथ्य को स्वीकार करूंगा कि सेवन टावर्स फेडरेशन ने स्टॉर्म साम्राज्य पर कब्जा कर लिया है। यह विलय नहीं है, यह विलय है। थेरसेस अपनी दाढ़ी को सहलाते हुए हंसा। अपने शब्दों पर ध्यान दो। कुछ समय बाद स्टॉर्म एम्पायर के शाही मंच पर शाही पोशाक पहने हेरोडोट्स हरिकेन ने महल में अपने त्याग की घोषणा की और स्टॉर्म एम्पायर और सेवन टावर्स फेडरेशन के विलय को मान्यता दी। साम्राज्य के 4461 साल के इतिहास का युग समाप्त हो गया है। स्टॉर्म साम्राज्य के सम्राट के रूप में मैं ये घोषणा करता हूं कि इस क्षण से पूरा देश सेवन टावर्स फेडरेशन में विलीन हो जाएगा। फेडरेशन के सेवन टावर्स के नेतृत्व में एक व्यापक भविष्य की खोज की जाएगी। मैं बहुत खुश हूँ, ब्रोकन आइस के ग्रैंड डची के लुप्त होने से नहीं, बल्कि सेवन टावर्स फेडरेशन के ब्रोकन आइस डोमेन के जन्म से खुश हूँ। 7 टावर्स अवलोकन मंच पर सारीलान के भाषण समाप्त होने के कुछ ही देर बाद ब्रोकन आइस के ग्रैंड डची के ग्रैंड ड्यूक टाइनार ग्लेशियर ने भाषण दिया। जैसा कि हम सभी जानते हैं, सेवन टावर्स फेडरेशन आध्यात्मिक रहस्यमय कानूनों का पता लगाने के लिए मनुष्यों के लिए एक उच्च भूमि है। इसमें मानव जाति की सबसे सभ्य और उन्नत प्रणाली है। ब्रोकन आइस के ग्रैंड डची के ग्रैंड ड्यूक के रूप में मैं इसके लिए तरस रहा हूं। अब आइए हम एक राष्ट्र के रूप में जश्न मनाएं और एक साथ भव्य आयोजन में भाग लें। तब लाइव प्रसारण के दौरान ग्रैंड ड्यूक टीनार ने देशों के विलय के लिए एक समारोह आयोजित किया और ग्रैंड मैंशन में उन्होंने यूनाइटेड टावर के एक स्टार स्तर के राजदूत से शैटर्ड आइस डोमेन के संरक्षक के रूप में नियुक्ति पत्र स्वीकार किया और फिर से ग्रैंड ड्यूक ऑफ शैटर्ड आइस की उपाधि से सम्मानित किया। ये भी पहली बार है कि सेवन टावर्स फेडरेशन ने कुलीन व्यवस्था के उन्मूलन के बाद चाचा, पुत्र और पुरुष के अलावा अन्य उपाधियां भी प्रदान की हैं। जब सब कुछ स्थिर हो जाएगा तो ग्रैंड ड्यूक टीनार शहर के दूत के रूप में अपने कर्तव्यों को त्याग देंगे और ग्रैंड ड्यूक के रूप में सेवानिवृत्त होने के लिए पवित्र शहर ओफा चले जाएंगे। जब टीनार ग्लेशियर नष्ट हो जाएगा तो टूटी हुई बर्फ का ग्रैंड ड्यूकडम समाप्त हो जाएगा। स्नो किंगडम, रिटन आइलैंड सिटी, एजियो किंगडम, हाई वैली, सेवन टावर्स फेडरेशन की सीमा से लगे कई छोटे और मध्यम आकार के देशों में सेवन टावर्स फेडरेशन द्वारा लंबे समय से घुसपैठ की गई है। इसलिए उन्होंने तुरंत सेवन टावर्स फेडरेशन के साथ अपने विलय की घोषणा कर दी। इसके बाद दुनिया का तीसरा सबसे शक्तिशाली देश स्टॉर्म एम्पायर एक झटके में पराजित हो गया और दुनिया का दूसरा सबसे शक्तिशाली देश होली स्पिरिट फेडरेशन भी स्टार मेचास के नरसंहार के तहत आत्मसमर्पण कर दिया। ये देखते हुए कि स्टार मेचा अप्रतिरोध्य है और इसमें बहुत अधिक मोड़ की आवश्यकता नहीं है, नेचुरल एलायंस, न्यू फ्री फेडरेशन, वाइकिंग किंगडम, शेन्हाई सिटी, मर्सिनरी सिटी और एंडलेस सिटी सभी ने सरिलंग के भाषण का जवाब दिया और सेवन टावर्स फेडरेशन के साथ सहयोग करने की इच्छा व्यक्त की। विलय। लेकिन सुदूर दक्षिण स्थित गोल्डन एम्पायर, सीसोल एम्पायर और हैवी रेन एम्पायर विलय के लिए तैयार नहीं थे और उन्होंने इसका विरोध करने की कोशिश की। निश्चित रूप से परिणाम तो तय था। देर से वसंत और शुरुआती गर्मियों में 3 मई से लेकर 1 महीने बाद 5 जून तक 1 दर्जन से ज्यादा सितारों के पतन के साथ सभी 17 देशों ने विलय पूरा कर लिया। इसके बाद सेवन टावर्स फेडरेशन ने इन 17 देशों के क्षेत्रों को एकीकृत करने के लिए बड़ी संख्या में रहस्यमय जादूगरों, शूरवीरों और आध्यात्मिक गुरुओं को भेजा। तीसरे वर्ष स्टॉर्म कैलेंडर 4463 के वसंत तक सेवन टावर्स फेडरेशन ने 17 देशों के क्षेत्रों का पाचन पूरी तरह से पूरा कर लिया था। यूनाइटेड टावर स्टॉर्स मीटिंग में स्पीकर थेल्सर्स ने अंतिम बार कार्य की अध्यक्षता की और पूरे महाद्वीप को कार्य रिपोर्ट दी। हमारे निरंतर प्रयासों के माध्यम से वाइल्डनेस महाद्वीप को 42 डोमेन में विभाजित किया गया है। प्रत्येक डोमेन के संरक्षक दूतों को निम्नानुसार व्यवस्थित किया गया है: बर्निंग लाइट डोमेन के संरक्षक दूत लुइस, टोरेन डोमेन के संरक्षक दूत मार्सिस, ब्रोकन आइस डोमेन टॉन फेरेट के संरक्षक दूत। अब से सेवन टावर्स फेडरेशन अभिजात वर्ग प्रणाली को लागू नहीं करेगा और धीरे धीरे अभिजात वर्ग के उपनामों को रद्द कर देगा। पवित्र शहर आर्कन हमारे सेवन टावर्स फेडरेशन की शाश्वत राजधानी है। हम पूरे महाद्वीप में 24 घंटे चलने वाली आवागमन परिवहन प्रणाली का निर्माण करेंगे, पतित राक्षसों को व्यापक रूप से साफ करेंगे, उत्पादकता को और अधिक मुक्त करेंगे और तीनों समुद्रों के भिक्षुओं को आध्यात्मिक आर्केना के निर्माण में भाग लेने की अनुमति देंगे। आखिरकार सेल्सियस ने कैमरे की ओर देखा और एक हार्दिक मुस्कान दिखाई। आइए हम स्टार कॉन्फ्रेंस के सदस्यों की संख्या को याद रखें।
18-8 रिंग ग्लोइंग मून आर्कन प्रशिक्षक, 172-7 रिंग मॉर्निंग स्टार आर्कन प्रशिक्षक, साथ मिलकर हम सभी मानव जाति की रक्षा करते हैं। ऑप्टिकल कैमरे से तालियां निकलीं और पूरे वाइल्डनेस कॉन्टिनेंट में गूंज उठी। इस क्षण से नए सेवन टावर्स फेडरेशन का जन्म हुआ। हाल ही में अपडेट अपेक्षाकृत कम समय के लिए किए गए हैं। एक बार जब लाओ बाय अपना काम पूरा कर लेता है तो वह अपडेट वॉल्यूम फिर से शुरू कर सकता है। अध्याय 374 रसातल से रवाना हो जाओ। आइए हम सब मिलकर क्रिश्चियन रेजिंग वेव्स के निधन पर शोक मनाएं और आशा है कि उन्हें सच्ची आध्यात्मिकता के सागर में अनंत आनंद मिलेगा। मेरी शिक्षिका सुक्तारा, उन्होंने मेरे जीवन को प्रभावित किया। समय उड़ जाता है। ये पहले से ही स्टॉर्म कैलेंडर 4475 है और ड्यूक पहले से ही 75 साल का है। हालांकि वर्षों ने उसके चेहरे पर कोई निशान नहीं उकेरा है, वो अभी भी उतना ही सुंदर और आकर्षक है जितना कि 16 साल की उम्र में उसे पहली बार आर्कन मैच के रूप में पदोन्नत किया गया था। लेकिन ड्यूक के दिल ने धीरे धीरे जीवन के उतार चढ़ाव को महसूस किया। एकीकरण युद्ध के बाद सेल्सियस 30वें वर्ष में सेवानिवृत्त हो गए और फिर ड्यूक को संयुक्त सुप्रीम टावर स्टैंडिंग काउंसिल के नए अध्यक्ष के रूप में उच्च मतों से चुना गया, जो सेवन टावर्स फेडरेशन का राज्य प्रमुख भी है। हालांकि सीनेट के अध्यक्ष बनने के बाद ड्यूक के पास ज्यादा काम नहीं था। मनगुआंग महाद्वीप एकीकृत हो चुका है। कोई जटिल कूटनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय मामले नहीं हैं, उनमें से कुछ आंतरिक मामले हैं और आंतरिक मामलों को पूरा करने के लिए सितारों पर छोड़ा जा सकता है। इसलिए पिछले 10 वर्षों में ड्यूक ने वास्तव में केवल एक ही कार्य पर अपनी ऊर्जा खर्च की है और वह है एक पवनरोधी जहाज विकसित करना जो गैंगफेंग परत को पार कर सके। चंद्रकोर की वृद्धि दर आश्चर्यजनक है। वाइल्डनेस महाद्वीप पर मेरा इतना प्रभाव रहा है कि महाद्वीप के एकीकृत होने के बाद प्राप्त आध्यात्मिक प्रतिक्रिया भी बहुत बड़ी थी। विंडब्रेकर विनिर्माण आधार के अवलोकन डेक पर खड़े होकर ड्यूक ने क्षितिज की ओर देखा। हुई में पदोन्नत होने के बाद उसकी साधना की गति स्थिर नहीं हुई। इसके विपरीत उसकी गति अभी भी बहुत तेज थी। आध्यात्मिक रहस्यों का उनका ज्ञान हर पल बढ़ रहा है, जिससे अब वो कोरोनेशन सन के अध्याय पर हमला करने के लिए योग्य हो गए हैं। लेकिन ड्यूक अब हमला करने का इरादा नहीं रखता है। गैंगफेंग परत हमेशा एक अनसुलझा रहस्य रही है। एनरी यूएन प्रिमरोज के अंतिम शब्दों की तरह क्राउन सन के अध्याय का द्वार गैंगफेंग परत में है। यदि आप इसे खोलना चाहते हैं तो आपको पहले गैंगफेंग परत को समझना होगा। यदि आप कोरोनेशन चैप्टर पर जल्दबाजी में हमला करते हैं तो आपको आंद्रे प्रिमरोज की तरह भाग्य का सामना करना पड़ सकता है, जिसमें चंद्रमा कोर बिखर जाएगा और आंतरिक राक्षस बढ़ेंगे। श्रीमान लाउड स्पीकर, विंडब्रेकर के प्रभारी सितारे दौड़कर आए। क्या आपने अभी तक सफलतापूर्वक काउंटर एनर्जी विंडब्रेकर विकसित नहीं किया है? ड्यूक ने अपने हाथों को अपनी पीठ के पीछे रखा और बिना पीछे मुड़े हल्के से पूछा। सितारों ने तुरंत अपने सिर नीचे कर लिए। बुद्धि मस्तिष्क समूह बारीकी से रिवर्स ऊर्जा सूत्र की गणना कर रहा है और वर्तमान प्रगति आधे से अधिक नहीं हो सकती है। अंतिम गैंगफेंग परत पार करने का प्रयोग, परीक्षण किए गए गैंगफेंग की ताकत उस ऊर्जा से कहीं अधिक थी जो वर्तमान ब्रेकिंग विंडशिप का सामना कर सकती है। सीमा, ड्यूक ने कहा, मैं ये जानता हूं, लेकिन प्रगति को और बेहतर बनाने की आवश्यकता है, इसलिए इसमें ढिलाई न बरती जाए। हाँ, मैं समझता हूं। जाओ और अपना काम करो। सितारों के प्रभारी व्यक्ति को दूर भेजने के बाद ड्यूक ने चुपचाप अपनी इंद्रियों को खोला और पूरे विंडब्रेकर बेस के बारे में सारी जानकारी हासिल कर ली। सभी चीजों की ऊर्जा, लड़ाकू बल क्षेत्र और मानसिक धारणा सभी आपस में जुड़े हुए हैं। सेवन टावर्स फेडरेशन के 190 से ज्यादा सितारों में से कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता। 8 रिंग ऑफ लाइट आर्कन ट्यूटर, 6 रिंग ड्रैगन नाइट, 6ठे स्तर के अल्फ क्यूई रिफाइनिंग मास्टर। ये ड्यूक की 3 समुद्रों में साधना का वर्तमान स्तर है। पिछले कुछ वर्षों में उसके पास बहुत सारा खाली समय है, इसलिए वह अभ्यास करने के लिए विभिन्न दुनियाओं की यात्रा करते हुए सितारों को रोशन करेगा। और डन ड्रैगन नाइट और असम कैमेलिया द्वारा अचेत किए जाने के दौरान उसने 6ठे स्तर के ड्रैगन नाइट का अभ्यास किया। यह उल्लेखनीय है। रक्त सागर में ड्रैगन की पुकार की लड़ाकू भावना मार्शल कौशल प्राप्त करने के बाद डन ड्रैगन लांस, असम कैमेलिया और 2 अन्य सितारों को 4वें रिंग ड्रैगन नाइट में पदोन्नत किया गया। इसके बाद डन ड्रैगन लेंस और अन्य लोगों ने नाइट्स मोनेस्ट्री में द ड्रैगन्स क्राई ऑफ द ब्लड सी के संशोधित संस्करण की अध्यक्षता की और इसे बढ़ावा दिया। अधिक से अधिक स्तर 3 उच्च स्तरीय काल्पनिक जानवर शूरवीर रक्तसागर ड्रैगन रो के अभ्यास में शामिल हो रहे हैं। गर्जन, बहुत दूर उस छोटे से उबाउडू ने इतनी गर्जना भरी आवाज निकाली कि 10 मील तक का क्षेत्र हिल गया। ड्यूक ने पीछे मुड़कर काबुतो की ओर देखा। काबुतो ने भी अब ड्यूक के रक्त सागर अभ्यास का अनुसरण किया और 6 रिंग ड्रैगन जानवर स्तर पर आगे बढ़ गया। हालांकि यह अभी तक एक असली विशालकाय ड्रैगन नहीं बन पाया है, फिर भी यह एक बख्तर बनने वाला ड्रैगन है। इसका जीवन स्तर नहीं बदला है, लेकिन इसके जीवन की गुणवत्ता आसमान छू गई है। स्तर 4 पर यह भैंस के आकार का होता है तथा इसका वजन लगभग 1.5 टन होता है।
5 वलियों के साथ यह एक हाथी जितना बड़ा है तथा इसका वजन लगभग 10 टन है। अब जब इसे छठे स्तर पर पदोन्नत कर दिया गया है तो इसका आकार अधिकांश व्हेलों से भी अधिक हो गया है तथा इसका वजन 70 या 80 टन तक पहुंच गया है। जियाओ काबुतो से आप यह अंदाजा लगा सकते हैं कि असली ड्रैगन कैसा होता है। अब जियाओ काबुतो को यालोंग से लड़ने दो। जियाओ काबुतो यालोंग को पूरी तरह से कुचल सकता है। उसकी ताकत इतनी अत्याचारी है कि वह ड्रैगन नाइट की उपाधि का हकदार है। सीटी बजाई, जियाओ डू ने हवा के प्रवाह को नियंत्रित किया और तुरंत अवलोकन डेक पर उड़ गया। ड्यूक कूद गया और उस खांचे पर सवार हो गया जहां जियाओ डू की गर्दन और कंधे की हड्डियां मिलती थीं। चाहे जेब कितनी भी बड़ी हो जाए, यह विशिष्ट सवारी स्थिति हमेशा बरकरार रहेगी। चलो रसातल जहाज निर्माण बेस पर चलते हैं, ड्यूक ने आदेश दिया। गर्जन, ड्रैगन की दहाड़ क्षितिज तक पहुंचती है। एबिस शिप मैन्युफैक्चरिंग बेस विंडब्रेकर मैन्युफैक्चरिंग बेस से बहुत दूर है, जो पूर्व रिटन आइलैंड सिटी में स्थित है, जिसके बारे में बात करते हुए दोनों को मूल विंडब्रेकर प्रोटोटाइप से विकसित किया गया था। लेकिन अगला आकाश की ओर विकसित हो रहा है, जो गैंगवे परत को पार करने की कोशिश कर रहा है। एक व्यक्ति गहरे समुद्र में जाता है, इस उम्मीद में कि वह समुद्र की गहराई में गोता लगाएगा और आंद्रे इवनिंग प्रिमरोज के अंतिम शब्दों में उल्लिखित एक और दरवाजा खोलेगा। सूर्य के मुकुट में 2 दरवाजे कैसे हैं? ड्यूक कभी नहीं समझ पाया कि आंद्रे इवनिंग प्रिमरोज ने जो कहा वह सच था या झूठ। गैंगवे परत में एक दरवाजा है और गहरे समुद्र में एक दरवाजा है। क्या ये सच है? 2 दरवाजे हैं। यदि आप उनमें से एक को खोलते हैं तो आप सूर्य के मुकुट का अध्याय पूरा कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि मैं इसका उत्तर पा सकता हूं, इसलिए मैं केवल खोज कर सकता हूं। हाउलिंग को एबिस शिप मैन्युफैक्चरिंग बेस पर पहुंचने में कुछ घंटे लग गए। वहां कोई जल्दबाजी नहीं थी। ड्यूक को एक छोटे बैग पर सवारी करना और आकाश में टहलना पसंद था। बेस हुआ द्वीप शहर के पूर्व में एक द्वीप पर स्थित था। ऐसा कहा जाता है कि द्वीप शहर में लौटना जंगली महाद्वीप पर पैर रखने वाले मनुष्यों के लिए पहला पड़ाव है। तब से मानव जाति ने मूल शूरवीरों के संरक्षण पर भरोसा किया है और हजारों वर्षों से जंगली महाद्वीप के अंतहीन जंगलों में जीवित रहने के लिए संघर्ष किया है। तभी उन्होंने जीवित रहने के लिए अपनी पैतृक भूमि पाई, स्टॉर्म साम्राज्य की स्थापना की, सभ्यता का विकास किया और स्टॉर्म कैलेंडर को युग के रूप में उपयोग करना शुरू किया। दूसरे शब्दों में, तूफान कैलेंडर से पहले मनुष्यों का इतिहास हजारों वर्षों का था और इसका कोई लिखित रिकॉर्ड नहीं था। जल्द ही एबिस शिप मैन्युफैक्चरिंग बेस का प्रभारी व्यक्ति ड्यूक से मिलने आया और फिर उन्होंने अज्ञानतापूर्ण इतिहास के इस काल के बारे में बातचीत की। श्रीमान अध्यक्ष महोदय, मैंने वास्तव में सावधानीपूर्वक पुष्टि की है कि मनुष्य शायद सबसे पहले हुईझोउ के द्वीप शहर में नहीं उतरे होंगे, क्यूनशिन के प्रभारी व्यक्ति ने कहा। रिकॉर्ड के अनुसार मनुष्य यहाँ हजारों सालों से रह रहे हैं, लेकिन उन्होंने कभी भी प्राचीन खंडहरों की खोज नहीं की है। कोई अवशेष नहीं। हाँ, और इस परियोजना का अध्ययन उन सितारों द्वारा किया गया है जो मूल रूप से द्वीप शहर में लौट आए थे, लेकिन वे द्वीप पर किसी भी खंडहर का पता लगाने में कभी सक्षम नहीं हुए। ड्यूक ने आश्चर्य जताते हुए कहा, मानव जाति पहले यहाँ नहीं आई थी, वह कहाँ था? वाइल्डनेस महाद्वीप के नक्शे पर हुई द्वीप शहर सबसे पूर्वी भाग में स्थित है। अगर मनुष्य वास्तव में पूर्वी समुद्र से बहकर आए थे तो वे सबसे पहले हुई द्वीप शहर ही पहुंचे होंगे, क्यूनिक्सिंग के प्रभारी व्यक्ति ने समझाया। वास्तव में मुझे लगता है कि शूरवीरों की उत्पत्ति का द्वीप एक किंवदंती हो सकता है। चारों समुद्रों पर बड़े तूफान आकाश में तेज हवा की परत से कमजोर नहीं है। उस समय हमारे पूर्वजों की कमजोरी के साथ हम समुद्र को कैसे पार कर सकते थे? ये समझ आता है। मेरी राय में मुझे डर है कि हम मनुष्य जंगल महाद्वीप की मूल प्रजाति हैं। वास्तव में यह अकादमिक दृष्टिकोण अब अकादमिक समुदाय की मुख्यधारा द्वारा तेजी से मान्यता प्राप्त कर रहा है। ड्यूक ने भी इस दृष्टिकोण को मान्यता दी, यहाँ तक कि उसे समुद्र पार करने के लिए विंडब्रेकर और रसातल जहाज बनाने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, और वह इस स्तर पर सफल नहीं हुआ है। प्राचीन लोगों में केवल थोड़ी सी लड़ाई की भावना थी, इसलिए वे उस तूफान का सामना कैसे कर सकते थे जो नियमों को तोड़ सकता था और उन्हें बेरहमी से नष्ट कर सकता था। लेकिन ड्यूक के मन में कोई अन्य विचार नहीं था। संभवतः जंगल महाद्वीप पहले सिर्फ एक महाद्वीप रहा होगा, जो महान उजाड़ महाद्वीप, ठंडा उजाड़ महाद्वीप, जंगली महाद्वीप और यहाँ तक कि काला उजाड़ महाद्वीप से भी जुड़ा हुआ था। ये सिर्फ इतना था कि वे अंततः महान शक्ति की शक्ति से अलग हो गए और अपने स्वयं के ग्रह बना लिए। यही कारण है कि जिन अनेक लोगों से होकर उसने यात्रा की, उनकी शक्ति प्रणालियां लगभग एक जैसी हैं, तथा उसने जो खगोलीय घटनाएं देखीं वे भी बहुत भिन्न हैं। ड्यूक के पास ज्योतिष के क्षेत्र में पहले से ही कुछ उपलब्धियां हैं, लेकिन उनके अवलोकन के अनुसार चंद्रमा, सूर्य, अन्य ग्रह और यहाँ तक कि कई दुनियाओं के सिर के ऊपर तारों वाला आकाश बिल्कुल एक जैसे हैं, एक ही पृष्ठभूमि की तरह। लेकिन वो कभी भी एक दूसरे के अस्तित्व को नहीं देख सका। पृथ्वी तारे के विशाल महाद्वीप पर खड़े होकर कोई आत्मा तारा, रक्त तारा, वायु तारा या मृत्यु तारा नहीं ढूंढ सकता, जैसे कि वे सूर्य के उपग्रह नहीं हैं।
लिंगशिंग के विशाल महाद्वीप पर खड़े होकर कोई पृथ्वी तारा, रक्त तारा, वायु तारा या मृत्यु तारा नहीं है। ऐसा लगता है कि यह अकेला ऐसा तारा है जो अकेले सूर्य की परिक्रमा कर रहा है। अभी तक ड्यूक इस रहस्य को सुलझा नहीं पाया है। उन्होंने ये भी अनुमान लगाया कि क्या एक ही ग्रह पर कई महाद्वीप वितरित हैं। हालांकि पृथ्वी और तारों के माप के माध्यम से ये स्पष्ट है कि यह बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हो सकता है। अकेले जंगल महाद्वीप पृथ्वी तारे के क्षेत्र का कम से कम 1/3 हिस्सा घेरता है। फिर समुद्र के बड़े क्षेत्र हैं, मूलतः पृथ्वी का 2/3 हिस्सा, जिसका अन्वेषण किया जा चुका है। ग्रह के दूसरी ओर 4 समुद्रों से परे तथा अंतहीन तूफानों से अवरुद्ध एक छोटा सा क्षेत्र अभी तक खोजा नहीं जा सका है। ये छोटा सा क्षेत्र कई महाद्वीपों को समाहित नहीं कर सकता। सर, हम बहुत जल्द इस रहस्य को सुझाने में सक्षम होंगे, क्यूनिक्सिंग के प्रभारी व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा। अथाह जहाज का निर्माण गहनता से किया जा रहा है और यह इस साल जुलाई के आसपास आधिकारिक तौर पर समुद्र की गहराई में गोता लगाने में सक्षम होगा। उसने उत्साह से अपनी मुट्ठियां भींच लीं। जब समय आएगा तो मैं खुद रसातल का जहाज लेकर अंतहीन तूफान को पार करके दूर समुद्र में जाकर देखने की योजना बना रहा हूं। संघ के एकीकृत हो जाने के बाद सितारे आपस में लड़ नहीं सकेंगे, इसलिए सितारों के पास अपनी जोरदार ऊर्जा लगाने के लिए कोई जगह नहीं है और वे सभी आध्यात्मिक अर्चना की खोज और दुनिया की खोज पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। ड्यूक की निगरानी के बिना वे अंतहीन तूफानों और गैंगफेंग परत, साथ ही पानी के नीचे की खाई पर हमला करने के लिए अथक प्रयास करेंगे। आपको शुभकामनाएं, ड्यूक मुस्कुराया। जहां तक खुद का सवाल है, फिलहाल उसके पास विंड ब्रेकर और एबिस शिप का पीछा करने की कोई योजना नहीं है। ज्यादा से ज्यादा वो उस पर एक कॉपी रिंग लगाएगा। एबिस शिप को सितारों के असली शरीर द्वारा नियंत्रित किया जाना चाहिए और इसे आम लोगों या क्लोनों द्वारा प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता है। विंडब्रेकर और एबिस जहाज को नियंत्रित करने का महत्वपूर्ण कार्य अन्य सितारों पर छोड़ दिया जाएगा। कुछ समय बाद ड्यूक मूल रूप से रिटन के द्वीप शहर में रहता था। आजकल साउंड ट्यूब ट्रेनों का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है और साधारण विंडब्रेकर में लगातार उड़ानें होती हैं। यह उसकी पत्नियों और बच्चों के लिए उससे मिलने के लिए बहुत सुविधाजनक है और दोनों स्थानों को अलग करने वाली कोई बाधा नहीं होगी। उन्होंने व्यक्तिगत रूप से एबिस शिप की ढलाई का पर्यवेक्षण किया। अंततः 12 जुलाई को स्टॉर्म कैलेंडर 4475 में स्टार मेचा के ऊर्जा वाहक के समान 3 रसातल जहाज पूरे हो गए। 3 सितारों, एक मून स्टार आर्कन प्रशिक्षक सिल्वेस्टर और 2 मॉर्निंग स्टार आर्कन प्रशिक्षक ब्रैंडन और कैसियो को आधिकारिक तौर पर 3 रसातल जहाजों के पायलट के रूप में पुष्टि की गई थी। वे संघ द्वारा सौंपे गए मिशन और अनगिनत रहस्यमयी जादूगरों की उत्कट अपेक्षाओं को पूरा करेंगे और वापसी द्वीप शहर के बंदरगाह से निकलेंगे। एक जहाज समुद्र तल की गहराई की ओर बढ़ रहा है, 2 जहाज अंतहीन तूफान की ओर बढ़ रहे हैं। बूम, गड़गड़ाहट हुई और ऊर्जा रूपी रसातल जहाज सभी लोगों की चीख पुकार के बीच तेजी से विशाल समुद्र में गायब हो गया। ड्यूक भीड़ में घुल मिल गया और तीनों जहाजों को तब तक रवाना होते देखा जब तक भीड़ तितर बितर नहीं हो गई। आशा है, अच्छी खबर लाऊंगा। अध्याय 375 राहों की दीवार। ऊर्जा के रूप में रसातल जहाज बंदरगाह पर समुद्र और आकाश में गायब हो गया और ड्यूक भी छोड़ दिया और द्वीप शहर वापस पवित्र शहर ओफा में लौट आया। सीनेट के अध्यक्ष और पूरे 7 टावर्स फेडरेशन के प्रमुख के रूप में वह हमेशा दुनिया की खोज में व्यस्त नहीं रह सकते। गुफा आध्यात्मिकता के अधिक समृद्ध युग का निर्माण करने के लिए हमेशा 7 टावर्स फेडरेशन का नेतृत्व करना जारी रखें। आखिरकार वास्तविक अंतरतारकीय युग आज के समाज पर निर्भर करता है। लेकिन ड्यूक को सत्ता की चाह नहीं है और वह अक्सर काम का प्रभार लेने में बहुत आलसी है। बॉस, क्या आप आज की स्टार मीटिंग में भाग ले रहे हैं? सहायक पूछने आया। स्टार मीटिंग सप्ताह में लगभग 3 या 4 बार होती है। ड्यूक ने पूछा। कौन सा मुद्दा? अरकाना के 5वें संकलन के बारे में। ड्यूक ने सिर हिलाया, फिर हाथ हिलाया। भूल जाओ, मैं भाग नहीं लूंगा। अध्यक्ष को मेरी ओर से काम की अध्यक्षता करने दो। सहायक ने सिर हिलाकर जवाब दिया। हाँ बॉस, रहस्यमय जादू की रूपरेखा एक विशेष संकलन तंत्र के समान है, इसलिए सुपर ब्रेन और बुद्धिमान मस्तिष्क के उद्भव के बाद से रहस्यमय जादूगर विभिन्न प्रकार के नए रहस्यमय मंत्र बनाने के लिए विभिन्न संकलन विधियों की कोशिश कर सकते हैं। साथ ही मौजूदा रहस्यमय मंत्रों में सुधार भी किया गया है। अतः अल्प समय में ही इस रहस्यमय प्रणाली को कई बार बड़े पैमाने पर संकलित किया गया है और इस बार इसका नेतृत्व संघीय सरकार कर रही है। जेनरोटा भी सेवानिवृत्त हो गए हैं और अब तिमिरसु फैंगशेन निचले वक्ता हैं। वे काम की अध्यक्षता करने के लिए बहुत उत्सुक हैं। सोफे की कुर्सी पर लेटे हुए ड्यूक ने खुशी से सोचा। वाइल्डनेस कॉन्टिनेंट के एकीकरण के साथ कई अनुभवी हुयू सेवानिवृत्त हो गए, जैसे कि सेल्सियस, सारिलंग और जियानलुका जाम्ब्रोटा। बेशक वे केवल विशिष्ट पदों से सेवानिवृत्त हुए और अभी भी स्टॉर्स मीटिंग में भाग लेंगे और अपनी राय व्यक्त करेंगे। उनके जैसे ताकतवर लोगों के लिए सत्ता उनके हाथों में सौंपना आसान नहीं है।
जैसे ही वो ऊब कर सोच रहा था, एक अन्य सहायक ने कार्यालय का दरवाजा खटखटाया। बॉस, मुख्य निदेशक मैटियस आपसे मिलने आए हैं। मैथोस यहाँ है, ड्यूक ने आदेश दिया, उसे अंदर आने के लिए कहो। तभी स्टॉर्म एम्पायर के पूर्व प्रधानमंत्री मैथ्यूज मेस कार्यालय में आए और डेस्क पर बैठ गए। श्रीमान लॉर्ड स्पीकर, चाय पिएन। सहायक 2 कप चाय लेकर आया। एक घूंट पीने के बाद माटेउस मेस ने अपना इरादा व्यक्त किया। फेडरेशन की वर्तमान प्रणाली में सुधार की तत्काल आवश्यकता है, विशेष रूप से 7 टॉवर प्रणाली। सर, मैं बिना किसी कारण के परेशानी नहीं ढूंढ रहा हूं, लेकिन फेडरेशन की 7 टॉवर प्रणाली पहले से ही है, ये समय के विकास के साथ नहीं रह सकता है। आपके विचार से व्यवस्था में किस प्रकार सुधार किया जाना चाहिए? ड्यूक ने कोई प्रतिबद्धता नहीं जताई। हुई यू को अधिक और भारी कार्य करने चाहिए और मॉर्निंग स्टार को हुई यू की सहायता करनी चाहिए। इस तरह हम एक नई 7 टावर प्रणाली का निर्माण कर सकते हैं और 7 टावरों के क्रम को और अधिक व्यवस्थित बना सकते हैं। माटेउस मेस ने कहा कि टैन ने कहा, आध्यात्मिक अर्चना की समझ सितारों की दूरदर्शिता को निर्धारित करती है और हुई यू स्पष्ट रूप से अधिक दूरदर्शी है। ड्यूक ने अनजाने में अपनी आंखें सिकोड़ लीं। स्टार एंड मून कैबिनेट के प्रधानमंत्री, जो अतीत में विलय के सख्त खिलाफ थे, सामान्य स्थिति तय होने के बाद संघीय प्रणाली में पानी में मछली की तरह एकीकृत हो गए हैं। हाल के वर्षों में हांगकांग बहुत सक्रिय रहा है और अब वो अधिक शक्ति हासिल करना चाहता है। ड्यूक इस बात से बहुत दुखी था। उनका मानना है कि उनके पास 2 दुनियाओं का एक नजरिया है और केवल सत्ता हासिल करके ही वो 7 टावर्स फेडरेशन को और आगे और अधिक शानदार तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं। जहां तक माटेउस मेस जैसे लोगों की बात है, सत्ता का बहुत अधिक केंद्रीकरण केवल एक नया अभिजात वर्ग समूह बनाएगा, आम लोगों का शोषण करेगा और 7 टावर्स फेडरेशन के विकास में बाधा उत्पन्न करेगा। इसलिए ड्यूक ने सीधे माटेउस मेस के तीखे प्रहार को बाधित किया और शांति से कहा, दूरदर्शिता या नहीं, यह एक बहुत ही व्यक्तिपरक निर्णय है। आध्यात्मिक मार्गदर्शन मायावी और खोजने में कठिन है, लेकिन बड़े डेटा का मार्गदर्शन सार को भेज सकता है, इसलिए हम पीछे नहीं जा सकते। सर, आपका क्या मतलब है? मैटियस मेस ने भौहें सिकोड़ी। तारे एक सीमा है। प्रवेश करने के बाद मैं चमकते चांद और सुबह के तारे के बीच अंतर करने के लिए विशिष्ट स्थितियों के संदर्भ में नई सीमाएं निर्धारित नहीं करूंगा। मैटियस मेस ने तत्काल कहा, सुबह का तारा चमकते चंद्रमा के समान कैसे हो सकता है? ड्यूक ने अपना हाथ उठाया और दूसरे पक्ष को चुप रहने का संकेत दिया। न केवल मैं सितारों के लिए एक सीमा निर्धारित नहीं करूंगा, बल्कि मैं भविष्य में 7 टावर प्रणाली में गैर सितारा समूहों के अनुपात को धीरे धीरे बढ़ाऊंगा। मैटीज, याद रखें, विचार मंथन हमेशा ये सोचने से बेहतर है कि आप शक्तिशाली हैं। इन दुष्टों के पास क्या बुद्धि हो सकती है? माटेउस मेस ने तर्क दिया, केवल हम, हमारे सितारे, मानव जाति को बेहतर भविष्य की ओर ले जा सकते हैं। इन दुष्टों को सत्ता सौंपने से केवल 7 टावर्स फेडरेशन ही नीचे गिरेगा। रसातल में अटकलों के बारे में बात करना पर्याप्त नहीं है। ड्यूक ने दूसरे पक्ष की ओर देखा और शांति से कहा, कमजोरी और अज्ञानता जीवित रहने में बाधा नहीं है, अहंकार है। मैथिस मेस अभी भी खंडन करना चाहता था। ड्यूक ने सीधे अपने खंडन को बाधित करने के लिए अपना हाथ उठाया। मैं आगे आपके श्रम विभाजन को समायोजित करूंगा, आपको संघीय निर्णय लेने की स्थिति से हटा दूंगा और इसे एक शोध पद पर स्थानांतरित कर दूंगा, जहां आप हुयू आर्कन मास्टर के रूप में अपने कौशल का उपयोग कर सकते हैं। एक दूरदर्शी बने। स्पीकर से बात करो, आगे बढ़ो, मैं व्यस्त हूं। क्रोधित माटेउस मेस को भगाते हुए ड्यूक ने अपना सिर रगड़ा। 7 टावर्स फेडरेशन ने बलपूर्वक महाद्वीप को एकीकृत किया और वास्तव में पूरी मानव जाति की शक्ति को एकजुट किया, लेकिन इसने एक एक करके कई कमियों को भी स्वीकार किया। विशेष रूप से स्टार मेचा बहुत शक्तिशाली था, जिससे अधिकांश विदेशी सितारे खबर सुनते ही नीचे उतर आए और उनकी हत्या की होड़ पर्याप्त चौंकाने वाली नहीं थी। इतना अधिक कि ये मूलतः विदेशी सितारे फेडरेशन में सभी प्रकार के पिछड़े विचार लेकर आए और इसके बजाय फेडरेशन के हाथ पांव में बाधा उत्पन्न की। सौभाग्य से मुझे समय रहते समझ आ गई। ड्यूक उठ खड़ा हुआ और कार्यालय की फर्श से छत तक की खिड़की के सामने खड़ा हो गया, जहां से वेलसॉन्ग मिरर झील दिखाई दे रही थी। अब समय आ गया है कि पिछड़े विचारों की लहर को साफ करने और संघीय रैंकों में भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए पूर्ण शक्ति का इस्तेमाल किया जाए। हालांकि ड्यूक लगभग 200 सितारों में से केवल एक है, लेकिन वह न केवल 7 टावर्स फेडरेशन का मुखिया है, बल्कि मानव इतिहास का सबसे महान ऋषि भी है। 7 टावर्स फेडरेशन में उसकी शक्ति को एक हाथ से आकाश को ढकने के रूप में वर्णित किया जा सकता है। खासकर नए सितारे, लगभग सभी उनके प्रशंसक हैं। ये केवल आध्यात्मिक अर्चना की चमक के कारण ही था कि वह सितारों तक, यहाँ तक कि व्यक्तिगत पूजा के बिंदु तक चढ़ने में सक्षम था। इसलिए वह चाहता है कि माटेउस मेस बेंच पर बैठे। सितारों की बैठक में वो माटेउस मेस को बेंच पर बैठाने के लिए वोट देगा। चाहे हालात कितने भी खराब क्यों न हो जाएं, वो अभी भी अपनी लड़ाकू शक्ति पर भरोसा करके माटेउस मेस को आज्ञाकारी ढंग से बेंच पर बैठा सकते हैं। निर्देश,
7वीं रिंग वाला सैंड ईगल सफलतापूर्वक 8वीं रिंग वाले सैंड ईगल में परिवर्तित हो गया है और उसे एक नई जादुई शक्ति प्राप्त हुई है, लक्ष्य को श्राप देने की। 4 रिंग सैंड ईगल की रहस्यमय विघटनकारी जादुई शक्ति रहस्यमय और निषिद्ध कलाओं को विघटित कर सकती है। 5 रिंग सैंड ईगल की दिमाग पर नियंत्रण करने की जादुई शक्ति शिकार को डरा सकती है और उसे हिलने से रोक सकती है। 6 रिंग सैंड ईगल की स्वयं प्रतिकृति जादुई शक्ति तुरंत हजारों प्रतियां बना सकती है। डेजर्ट ईगल एक पल में बहुत बड़ी शक्ति के साथ विस्फोट करता है। 7 रिंग वाले रेत ईगल की विदेशी अंतरिक्ष जादुई शक्ति उप अंतरिक्ष में तारों पर हमला कर सकती है। अब चूंकि 8 रिंग सैंड ईगल में लक्ष्यों को मारने की जादुई शक्ति है, जब तक लक्ष्य की जानकारी ज्ञात है, गोली सीधे समय और स्थान की बाधाओं को नजरअंदाज कर सकती है और लक्ष्य को सटीक रूप से मार सकती है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लक्ष्य कहाँ है, चाहे वो उपस्थान में छिपा हो या स्टार मशीन ए हिट में छिपा हो। यानी ड्यूक अब जिसे चाहे मार सकता है। 7 रिंग मॉर्निंग स्टार उसे नहीं रोक सकता, नहीं 8 रिंग ग्लोइंग मून। 8 रिंग वाला सैंड ईगल बहुत ही प्रभावशाली है। ड्यूक को अब डेजर्ट ईगल को छिपाना नहीं था, इसलिए उसने कई बार इसके साथ प्रयोग किया। कई सितारों ने 8 छल्ले वाले बालू चील की भयावह शक्ति का अनुभव किया है। घातक गोली के खतरे के बीच मैं मौत की सांस को गहराई से महसूस कर रहा हूं। खासकर यह जानने की भावना कि ड्यूक आपको गोली मारने आएगा, लेकिन फिर भी पृथ्वी के छोर तक भागते हुए भी गोली लगने से बच नहीं पाता, सितारों को ड्यूक का सम्मान और डर पैदा करता है। इस ऋषि की न केवल एक महान प्रतिष्ठा है, बल्कि उसके पास बराबर की ताकत भी है। मैटियस मेस अब अवलोकन टावर के मुख्य निदेशक के रूप में कार्य नहीं करेंगे और उनकी जगह फार्मेसी संस्थान के निदेशक को नियुक्त किया गया है तथा वे फार्मेसी के क्षेत्र में स्वयं को समर्पित करने की तैयारी कर रहे हैं। मार्टेयूज मेस के बारे में समाचार को ऑफा सुप्रीम टावर के कमर पर लगी बड़ी स्क्रीन पर कुछ बार दिखाया गया और फिर प्रसारित किया गया। ड्यूक ने सितारों के बीच श्रम विभाजन को समायोजित करने के लिए वज्रपातपूर्ण साधनों का प्रयोग किया। उनके समान हितों को साझा करने वाले सभी सितारों को महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले पदों पर ले जाया गया है और जिनके पास अन्य विचार हैं उन्हें सेवानिवृत्त होने के लिए अनुसंधान विभागों को सौंपा गया है। 7 टावर्स फेडरेशन का राजनीतिक माहौल पूरी तरह से साफ हो गया था। आपके बच्चे का कौशल बहुत अच्छा है। सेल्सियस, जो घर पर ही रहते थे, ने ड्यूक को साथ में शतरंज खेलने के लिए आमंत्रित किया। ड्यूक ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं हमेशा दयालु रहा हूं, लेकिन कुछ लोग अपनी सीमाओं को लंघ जाते हैं और उन्हें उनके साथ हिंसक व्यवहार करना पड़ता है। मैं आपके वाक्य के दूसरे भाग से सहमत हूं। सेल्सियस ने हंसते हुए कहा, यदि आप इन लोगों को कोई रंग न दें, तो भी वे सोचते हैं कि वे 7 टावर्स फेडरेशन के स्वामी हैं। ड्यूक, आपको याद रखना होगा, 7 टावर्स फेडरेशन के पुराने लोग आपके सबसे मजबूत समर्थक हैं। अच्छा, ऐसा है। वैसे एबिस शिप अन्वेषण अभियान से भी कोई खबर आनी चाहिए, है ना? सेल्सियस ने पूछा। ड्यूक ने सिर हिलाया। सिल्वेस्टर एबिस जहाज और ब्रैंडन एबिस जहाज अंतहीन तूफान के किनारे पर आ गए हैं और पार करने के लिए कमजोर क्षेत्रों की तलाश कर रहे हैं। जहां तक कैसियो एबिस जहाज का सवाल है जो समुद्र तल की गहराई की खोज कर रहा है, वे समुद्र तल पर पहुंच चुके हैं और वर्तमान में समुद्र तल पर हैं, रसातल की खोज कर रहे हैं। थेल्सियस ने हंसते हुए कहा, ठीक है, जल्द ही अंतहीन तूफान के बारे में खबर आएगी। उसने बेतरतीब ढंग से शतरंज की बिसात पर एक टुकड़ा गिराया और कहा, मैं इस जीवन में सूर्य के 9वें वलय पर हमला करने की हिम्मत नहीं करूंगा, लेकिन अगर मैं विंडब्रेकर और रसातल जहाज की यात्रा देख सकता हूं, तो मुझे अपने जीवन में कोई पछतावा नहीं होगा। अगर मैं एक दिन देख सकता हूं, यदि आप सूर्य पर 9वें वलय पर सफलतापूर्वक हमला करते हैं, तो मेरा जीवन पूरा हो जाएगा। सर, हालांकि आपने जो कहा वो बहुत मार्मिक है, फिर भी मैंने पूर्व और पश्चिम में आपके कदम पर ध्यान दिया है। लानत है। सेल्सियस का चेहरा काला पड़ गया। अगर मैं तुम्हारे साथ शतरंज खेलूं तो मैं वास्तव में नहीं जीत सकता। कोसते हुए सेल्सियस चालों के बारे में सोचता रहा, लेकिन वह बिल्कुल भी नहीं समझ पाया कि प्रतिद्वंद्वी ड्यूक नहीं बल्कि शियाई था। जियुहुआन शियाई ड्यूक 8वें रिंग हुयू आर्कन मास्टर पर निर्भर है और इसका हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर सभी सुपर ब्रेन और बुद्धिमान दिमागों को पार करते हुए शिखर पर पहुंच गया है। थोड़ी सी भी शक्ति के साथ वह पहले से ही शतरंज की बिसात पर अजेय है और कभी नहीं हारा है। बारिश हो रही है। ड्यूक को अचानक अपने दिल में कुछ महसूस हुआ और उसने कहा, सर, आप सबसे पहले सिल्वेस्टर एबिस जहाज की भर्ती करना चाहते हैं, कृपया मुझसे संपर्क करें। ठीक है, तुम अपना काम करो, मैं नई तरकीबें सोचूंगा। उस क्षण ड्यूक ने अपनी आंखें बंद कर ली और तुरंत उसकी चेतना दूर समुद्र में सिल्वेस्टर एबिस जहाज पर उतर आई, जो पृथ्वी पर एक क्लोन के रूप में चल रहा था। स्पीकर से बात करो। सिल्वेस्टर वर्तमान में ड्राइवर की सीट पर लटका हुआ था, उसका शरीर थोड़ा खुला हुआ था और उसके हाथ और पैर ऊर्जा बिजली से उलझे हुए थे। वो ऊर्जा रूपी इस रसातल जहाज को नियंत्रित करने के लिए अपने तारा शरीर का उपयोग कर रहा है।
जहां तक अन्य चालक दल के सदस्यों का प्रश्न है, वे मस्तिष्क की शक्तिशाली कंप्यूटिंग शक्ति की सहायता से रसातल जहाज के स्वरूप और कार्य को बनाए रखने के लिए अपने अपने पदों पर मिलकर काम करते हैं। सिल्वेस्टर, क्या हुआ? बाहर देखो। ड्यूक ने ड्राइविंग सीट से परे देखा और एबिस शिप के अंदर एक बड़ी ऊर्जा स्क्रीन को देखा। बड़ी स्क्रीन पर अंतहीन तूफान एबिस शिप के ऊर्जा खोल को छीलते हुए बह रहे थे। सौभाग्य से सुपर बड़ा पवन इंजन लगातार ऊर्जा को फिर से भरने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली था, लेकिन ये ड्यूक को आकर्षित करने के लिए पर्याप्त नहीं थे। ड्यूक को जो चीज़ वास्तव में आकर्षित करती है वह है सीधे आगे की स्थिति, जहां अंतहीन तूफान के बीच एक विशाल दीवार उभर रही है। आकाश और समुद्र के पार मैं आहें सुन सकता हूँ, मानो सितारों की इच्छा से ये दीवार बनी हो। सिल्वेस्टर की आवाज़ गूंजी। सर, वे मुझे चेतावनी दे रहे हैं कि इस आहों की दीवार को न तोड़ूं, नहीं तो कुछ बुरा हो जाएगा। आहें की दीवार, कुछ अशुभ। ड्यूक ने एक पल के लिए सोचा और फिर कहा, पहले ध्यान से देखो और ब्रैंडन एबिस जहाज के बारे में खबर की प्रतीक्षा करो। अच्छा।